हाँ जी, आई सी एस मेघा वेलकम यू ऑल। और यस, आज हम अपने डे 3 पर, जिसमें हम अपने फ्लेमिंगो के बचे हुए जो चैप्टर्स हैं उसको कवर करेंगे, जो कि हमारा पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस। कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली इन दो चैप्टर से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, स्टोरी समझ नहीं आती, समरी क्या है कैसे है। तो आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ आ जाए, मेन मेन पॉइंट्स जो है वो आपको एटलीस्ट याद रहे, एग्जामिनेशन तक आप उसको और अच्छे से अटैम्प्ट कर लो और अपने आंसर को अच्छे से लिख ले। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरुआत करेंगे आज के सेशन की, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने ये तीनों चैप्टर्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जो हम करने वाले स्टार्ट, वो है पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो उसको समझने से पहले जरा ऑथर के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे भी पहले अगर मैं आपसे बात करती हूँ, पोएट्स एंड पैनकेक्स नाम से आपको लग रहा होता है ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, क्या है, कैसे है पोएट्स और पैनकेक्स। तो यहाँ पर पहले तो आप ये समझ लो, पोएट्स यानी कि वो पर्सन जो राइटिंग सेक्शन से बिलोंग करते हैं, लिटरेचर से बिलोंग करते हैं। पैनकेक यहाँ पर बच्चे बात हो रही है मेकअप ब्रांड के प्रोडक्ट की। पैनकेक जैसे कि जो कॉम्पैक्ट यूज किया जाता है, इस तरीके के कॉम्पैक्ट्स होते थे पहले ना, इस तरीके के कॉम्पैक्ट्स या फाउंडेशंस वगैरह जो होती थी, उसके ब्रांड का नाम होता था पैनकेक, जो आर्टिस्ट लोग फेस पे लगाते थे और लाइट्स, हैवी लाइट्स के नीचे खड़े होते थे ताकि वो और ब्राइट लगे। तो ये पैनकेक्स उसके लिए है, यानी कि सिनेमा के लिए है। तो चैप्टर तो पहले आप चैप्टर का नेम तो यही से क्लियर करें। दूसरी बात, जब मैं ऑथर के बारे में तुम्हें बताने वाली हूं, तुम अब कहीं ना कहीं कोरिलेट कर लोगे कि अच्छा पैनकेक इसीलिए यूज किया गया है, क्योंकि जब मैं बता रही हूँ ना, तुम्हें समझा रही हूँ, तो तुम लिखना कमेंट में कि क्यों यूज किया गया, तुम ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। ये स्टोरी है, ये ऑथर है बेसिकली इस स्टोरी के, वो है अशोका मित्रन। अशोका मित्रन एक वेल नोन इंडियन राइटर है, जो वर्क कर रहे हैं सालों से। कहां पर काम कर रहे थे वो? जेमिनी स्टूडियो में कर रहे थे, जो कि चेन्नई में, पहले मद्रास में था, मतलब चेन्नई नाम हुआ फिर उसका, इस तरीके से होता है। और his experience in the studio provided rich material for his literary works. He is known for his simple style, sharp observation, gentle humor, subtle satire। मतलब वो बहुत सिंपल, सोबर, बहुत अच्छा सिंपल वे में सटायर्स क्या, जोक्स क्या, उस तरीके से वो हिलेरियस वे में चीज़ों को बोल भी जाते थे और बता भी देते थे। थ्रू हिज राइटिंग ही प्रेजेंट्स रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ सोसाइटी। अपनी राइटिंग के थ्रू वो सोसाइटी की एक रियलिस्टिक पिक्चर बताते हैं कि भाई सोसाइटी में क्या है, कैसे है, ये सब बताते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। इन द पोएट्स एंड पैनकेक्स ही ड्रॉज हिज पर्सनल एक्सपीरियंस टू शो द इनर वर्किंग ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। यहाँ पर वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं ताकि वो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बता सके। तो यही तो आपको पता चला, ओके इनका कनेक्शन यही से है, ये जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे और वहां के बारे में ये हमें बता रहे हैं। तो जरा इस चैप्टर में आप पढ़ने क्या क्या वाले हैं, तो जरा देखिए। एक तुमने अभी अभी नाम सीखा, जेमिनी स्टूडियो, ठीक है बच्चे। और ये जेमिनी स्टूडियो में ये जो स्टोरी है, ये कौन है? ये आपके अशोका मित्रन हमें इसकी स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे, उसके बाद इस स्टूडियो के जो ओनर है वो है मिस्टर सावन, अभी सब आगे आएगा। ये यहाँ के बॉस हैं। और तुम इस स्टोरी में क्या पढ़ोगे? इस स्टूडियो में क्या था? इस स्टूडियो में मेकअप डिपार्टमेंट था। और क्या था इस स्टूडियो में बच्चे लोग? और इस स्टूडियो में थे आपके अलग अलग लोग, जिसमें एक था ऑफिस बॉय, एक आपका आता है सुब्बू, जिसको नंबर 2 भी बोला जाता था। क्यों? क्योंकि ये बॉस का फेवरेट था। एक आप इसमें पढ़ेंगे लीगल एडवाइजर के बारे में। अब आप बोलोगे लीगल एडवाइजर का स्टूडियो में क्या काम? वो बेसिकली बच्चे राइटिंग डिपार्टमेंट में था और वो अलग बहुत काम करता था, मतलब उसका काम राइटिंग से रिलेटेड था, ठीक है। मतलब कोई लॉयर वगैरह काम नहीं था, राइटिंग से रिलेटेड काम था। जब स्टूडियो बंद हुआ तो इसका काम भी बंद हो गया। अब अशोका मित्रन बच्चे क्या करते थे? अशोका मित्रन इधर ही राइटिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे, और वो वहां पर जो फोटोज वगैरह होती थी, एडिटोरियल वर्क होता था, उसकी फोटोज मतलब पेस्ट करते थे, मतलब न्यूज़पेपर में से कट करके, ये वाला काम इनका होता था। तो यही सब चीजें तुमने इस चैप्टर में बेसिकली देखनी है और तुम्हें दिखेगी भी, ठीक है। तो देखे जरा क्या क्या है आप लोगों का।
सबसे पहले आता है बच्चे लोग आप लोगों का जेमिनी स्टूडियो, जो कि कहां पर था, जो ये माना जाता है कि वो रॉबर्ट क्लिफ्स के स्टेबल्स के वहां पर बना हुआ था। पहले वहां पर रॉबर्ट क्लिफ्स का स्टेबल था, फिर उसके ऊपर वहां पर जेमिनी स्टूडियो बनाया गया। स्टेबल्स यानी कि जो घोड़े का तबेला जो होता है उसको बोलते हैं। लुक्ड लाइक वहां पर वो इस तरीके से बना हुआ था जैसे हेयर कटिंग सैलून हो, इतनी लाइटिंग, ऐसे प्रॉपर मिरर, ऐसे सेक्शंस बने हुए थे, तो ऐसा लगता था कि कोई हेयर सैलून हो। फिर फेयरी लाइट्स इतनी ब्राइट थी, क्योंकि वो लाइट्स का मकसद क्या था, कैमरे में जो भी लोग हैं उनको बहुत ब्राइट दिखाया जाए, उनको बहुत फेयर दिखाया जाए। तो इस रीजन की वजह से वहां की जो लाइट का कलर था ना वो बहुत ही फेयरी था। वासन जो थे वो फाउंडर थे, बॉस थे उस स्टूडियो के, और जो फेवरेट जगह थी पोएट्स की वो जेमिनी स्टूडियो थी आप लोगों की। उसके बाद आपको जो मैंने बताया आपने देखना है वो मेकअप और मेकअप मैन क्या क्या कैसे थे। वहां पर मेकअप क्या था, मेकअप पैनकेक था। पैनकेक एक मेकअप ब्रांड हुआ करता था जो बहुत फेमस था, जो बहुत फेमस एक्ट्रेसेस यूज करती थी वहां पर। उसके बाद आता है मेड एक्टर्स लुक मोर हिडियस फॉर फ्रॉम प्रेजेंटेशन, मतलब वो इतने ज्यादा और भयानक दिखने लग जाते थे प्रेजेंटेशन से, कि जैसे मेकअप इतना ज्यादा होता था, पैनकेक इतना ज्यादा लगाया जाता था उनके फेसेस पर कि वो पहचान में ही नहीं आते थे, कि और डरावने लग जाते थे। द क्रू रिफ्लेक्टेड नेशनल इंटीग्रिटी, वहां पर हर स्टेट के लोग थे, बंगाली भी थे, मद्रासी भी थे, अलग अलग स्टेट के लोग थे। इसीलिए जो पूरा जो मेकअप डिपार्टमेंट में जो जितना भी लोग थे, इसलिए उस जगह को क्या बोला जाता था, नेशनल इंटीग्रिटी, यानी कि सब तरीके के हर तरह के हर जगह के लोग थे वहां पे। और वहां पर बहुत ही स्ट्रिक्ट हिरार्की को फॉलो किया जाता था। स्ट्रिक्ट हिरार्की मतलब स्ट्रिक्ट हिरार्की यानी कि लेवल, जिसकी जैसी पोजीशन उसको वैसे रखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू है तो वो न्यू कमर होता था, वो जूनियर लेवल पे होता था, और कोई पुराना है तो वो सीनियर लेवल पे होता था। वहां बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स थी, बहुत ज्यादा बायसनेस थी, बहुत पार्शियलिटी होती थी। तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा थी वहां पर कि भाई बहुत ज्यादा, इसीलिए इस जगह को स्ट्रिक्ट हिरार्की बोला जाता है। उसके बाद बच्चे आपने इसमें देखना है कोठामंगलम सुब्बू, जिसको मैंने आपको बताया, इसको नंबर 2 भी बोला जाता था। ये स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करता था, जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 बोलते थे, और ये ब्राह्मण था, और ये बहुत चीयरफुल था, क्रिएटिव था, ये सबका फेवरेट था, हर बंदा इसको पसंद करता था। बॉस तो छोड़ो, वहां के जो लोग भी थे बहुत इसको पसंद करते थे। इसका नेचर भी बड़ा फ्रेंडली था। इसी रीजन की वजह से इसके दुश्मन भी बहुत सारे थे, और इसके एक दुश्मन में से एक था वहां का सबसे फेमस, जो आपकी स्टोरी में भी आएगा, वो आएगा ऑफिस बॉय। ये जो ऑफिस बॉय है, नाम से लग रहा होगा कोई छोटा बच्चा, बट इसने जब ये स्टूडियो में आया था ना, तब ये सपने लेके आया था बहुत सारे, फिर इसको मैं राइटर बनूंगा, बट अल्टीमेटली ये वहां पर बहुत ही बैकवर्ड, मतलब सबसे लोअर पोजीशन पर रह गया, और हिरार्की में सबसे लोअर पोजीशन पर रह गया ये। और ये बहुत ज्यादा जेलस फील करता था, किससे, ये बहुत ज्यादा जेलस था सुब्बू से। इसको लगता था इसकी तरक्की किसकी वजह से नहीं हुई, इसकी प्रमोशन किसकी वजह से नहीं हुई, सुब्बू की वजह से नहीं हुई। तो ये हमेशा सुब्बू के बारे में अगेंस्ट बोलना, लोगों के बारे में अगेंस्ट बोलना, इसका नेचर ना बड़ा कंप्लेनिंग नेचर था। ये कभी खुशी नहीं था, ये सेटिस्फाइड ही नहीं था, ये हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोलना। ये अपनी सेल्फ ग्रोथ तो इसने देखी ही नहीं, सिर्फ क्या करना, दूसरों पे क्या करना इसका काम था, सिर्फ और सिर्फ दूसरों पे ब्लेम करना इसका काम था। ठीक है जी, ये आपने सुब्बू कोठामंगलम सुब्बू के बारे में पढ़ा। फिर इसमें आता है आप लोगों का एक लीगल एडवाइजर, जो कि इसमें था राइटिंग डिपार्टमेंट में था, और उसका काम क्या था, वो स्टोरी डिपार्टमेंट में बेसिकली काम करता था। और उसका एंडेड एक्टिंग करियर ऑफ अ यंग गर्ल, उसने मतलब ऐसा काम किया कि एक यंग गर्ल की एक्टिंग करियर तक उसने खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, इस लेवल तक का वो पर्सन था। वो पर्सन बड़ा न्यूट्रल काइंड ऑफ था, वो अपना सेल्फ ऑब्सेस्ड था, उसको किसी से मतलब ज्यादा नहीं होता था, लेकिन वो अपने में बड़ा खुश रहता था, अपने में रहता था बेसिकली। वो पैंट टाई कोट मतलब सबसे अलग ही कपड़े पहनता था। उसकी जॉब चली गई, जैसे ही डिपार्टमेंट बंद हुआ उसकी जॉब चली गई। तो ये मेन चीजें हैं आपकी इस पूरे चैप्टर्स में। चीजें यानी कि ये कैरेक्टर्स, ये डिपार्टमेंट्स, कहीं ना कहीं आपको इन्हीं में प्रॉब्लम होती है। कभी लीगल एडवाइजर आ जाता है, ये क्या काम करता है, जेमिनी स्टूडियो ये क्या है, तो आपको ये चीजें तो क्लियर होगी कि भाई ये बॉस है सावना। नरेशन कौन कर रहा है, फर्स्ट पर्सन नरेशन हो रही है, ये कौन कर रहा है, ये आपके कर रहे हैं अशोकामित्रन। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इसमें सुब्बू के बारे में, स्टाफ बॉय के बारे में, मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में, मेकअप मैन के बारे में, उसके बाद लीगल एडवाइजर के बारे में। ये मेन चीजें हैं। उसके अलावा जो आएगा वो भी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, थोड़ी देर क्या अभी बताती हूँ, ठीक है। फिर है आप लोगों का MRA इन्फ्लुएंसर। MRA इन्फ्लुएंस में तुम्हें ना अभी आगे बताऊंगी, 1 मिनट रुक जाओ, बस थोड़ा सा रुक जाओ, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। फिर आपका इसमें आता है बच्चे
दी अनएक्सप्लेन्ड विजिटर, वहां पर ना लास्ट में एक अनएक्सप्लेन्ड विजिटर आता है जो है स्टीफन स्पेंडर। ये भी मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। तो ये दो चीजें में हम अभी आएंगे। अब हम मेन आते हैं अपनी कहानी पे। इसकी समरी क्या है? पोएट्स एंड पैनकेक्स ये एक पर्सनल अकाउंट है, किसका? ऑथर के एक्सपीरियंस का। कहाँ पर उनका एक्सपीरियंस, यानी कहाँ पर उन्होंने काम किया था? उन्होंने बच्चों काम किया था जेमिनी स्टूडियो में उन्होंने काम किया था। ये तो हमने पीछे पढ़ लिया, ठीक है। मैंने पीछे बोला भी था मद्रास, जो अब किस में है? अब चेन्नई में हो गया है, चेन्नई बदल गया। द चैप्टर शोज द बिहाइंड द सीन्स लाइफ ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1940s एंड 1950s। इसमें बिहाइंड द सीन्स यानी कि कैमरे के पीछे जो लाइफ है वो बता रहा है ऑथर। जिसमें क्या क्या है? जिसमें जो सामने दिखाया जा रहा है ग्लैमर वो नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स है, जेलसी है, फियर है एक दूसरे के लिए। फियर तो बेसिकली होगा मतलब अपने को नीचा देखने का, दूसरे को ब्लेम करना, पॉलिटिक्स से रिलेटेड आसपास क्या चल रहा है कोई इंफॉर्मेशन नहीं होना, एक अपनी ही दुनिया में होना। तो ये सारी चीजें इसमें आपको बताई जाएगी। ये मिक्स है ह्यूमर, सटायर और रियलिटी का। ऑथर वर्क कर रहा है इन दी स्टोरी डिपार्टमेंट ऑफ द स्टूडियो के स्टोरी डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं। इसके बाद बच्चे आप लोगों का है वाई द टाइटल पोएट्स एंड पैनकेक्स। इसका नाम पोएट्स एंड पैनकेक्स क्यों है? जो मैंने चैप्टर शुरू होते ही आपको बताया था। पैनकेक एक टाइप मेकअप है जो यूज किया जाता है स्टूडियो में। किस पर्पस के लिए? फेस को बहुत अलग करने के लिए। इट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इन द लार्ज क्वांटिटीज। एक्टर्स हैड टू अप्लाई थिक लेयर्स ऑफ द पैनकेक मेकअप अंडर द स्पॉटलाइट। इट मेड देयर फेस लुक फेयर एंड कैमरा फ्रेंडली। उनका जो फेस था इससे बहुत फेयर दिखता था और कैमरा फ्रेंडली दिखाया जाता था। दस पैनकेक रिप्रेजेंट द ग्लैमर एंड आर्टिफिशियल वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। जो पैनकेक है वो क्या दिखाता था? पैनकेक रिप्रेजेंट करता था ग्लैमरस और आर्टिफिशियल दुनिया दिखाता था। भी फेस पर हमने लगा लिया और यस अब आप बदल चुके हैं। पर क्या अंदर से बदला जा सकता है? पीछे कैमरे के पीछे जो है, इस चेहरे के पीछे, इस मेकअप के पीछे आप जो है वो छुपा सकते हैं? नहीं ना। पोएट्स का मतलब क्या है? पोएट्स रेफर्स टू द एजुकेटेड राइटर्स इन द स्टोरी डिपार्टमेंट। They were intellectual people who wrote scripts and dialogues, just scripts और dialogues लिखते थे। इनका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता था क्योंकि इनको वही करना पड़ता था जो इनको बोला जा रहा है। दस पोएट्स रिप्रेजेंट्स लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ द स्टूडी। जो पोएट्स थे वो लिटरेचर यानी कि लिटरेरी और इंटेलेक्चुअल साइड पर ज्यादा उस पर फोकस होता था उनका, और बाकी सब आपका मेकअप का काम या टेक्निकल का काम या आपका एक्टिंग का काम उस पर होता था। फिर आपका आता है जेमिनी स्टूडियो के बारे में। जेमिनी स्टूडियो सबसे बड़ा स्टूडियो था, फिल्म स्टूडियो था इंडिया का, और उसके बारे में बहुत दुनिया भर के लोग जानते थे, इसलिए बाहर से अलग अलग लोग भी आते थे। इट वॉज ओन्ड बाय एस वासन, उसके ओनर थे। एस वासन उसके बॉस थे। ये एक पावरफुल, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। द स्टूडियो प्रोड्यूस्ड मैनी सक्सेसफुल तमिल फिल्म्स। इस स्टूडियो ने बहुत सक्सेसफुल तमिल फिल्म्स भी प्रोड्यूस की। इट एम्प्लॉयड हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स। यहाँ पर 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज थे, एक्टर्स थे, उनमें टेक्नीशियंस थे, राइटर्स थे, ऑफिस स्टाफ था, मेकअप आर्टिस्ट था। देयर वॉज अ स्ट्रिक्ट हिरार्की इन द स्टूडियो। और स्टूडियो में जो हिरार्की था वो बहुत स्ट्रिक्ट था, यानी कि जैसे मेकअप पहले सीनियर होगा, पहले आपके चीफ मेकअप आर्टिस्ट, फिर सीनियर मेकअप आर्टिस्ट, फिर जूनियर मेकअप आर्टिस्ट, उसके बाद आपके लोअर मेकअप आर्टिस्ट, और लोअर में कौन रहते थे? जो भी न्यू कमर होता था उसको लोअर मेकअप आर्टिस्ट, और उसको साइड एक्टर्स मेकअप करने होते थे। वही जो चीफ मेकअप आर्टिस्ट होता था उसको किसको मेकअप करना होता था? जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते थे। और इसी रीजन की वजह से लोगों में जेलेसी थी, राइवलरी थी, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा था उस जगह पर। मेकअप डिपार्टमेंट में क्या था? मेकअप डिपार्टमेंट बहुत बिजी रहता था, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते थे, एम्प्लॉय थे। लार्ज अमाउंट ऑफ पैनकेक वहाँ पर यूज किया जाता था डेली में। बहुत ब्राइट लाइट, मतलब लाइट होती थी वहाँ पर। डिपार्टमेंट है डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट एक्टर्स होते थे। देयर वॉज जेलेसी, राइवलरी अमंग वर्कर्स। वर्कर्स में जेलेसी थी, राइवलरी थी। एवरीवन वांटेड टू गेट नोटिस बाय द बॉस। हर कोई बॉस के थ्रू नोटिस चाहता था। बेसिकली हर कोई अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता था, हर कोई अपने आप को आगे लाना चाहता था। ये था वहाँ डिपार्टमेंट का कंडीशन। द ऑफिस बॉय, यहाँ पर ये भी एक बहुत मेन कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है ऑफिस बॉय। नाम से तुम्हें लग रहा होगा कोई बॉय होगा, लड़का होगा, बट एक्चुअली में अब इसकी जो एज है वो 40 ईयर्स है बच्चे। ये जब आया था तो सपने लेकर आया था, ये बनूंगा वो बनूंगा, फिर फाइनली उसको मैं राइटर बनूंगा, बट एंडेड अप पॉलिटिक्स की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, या वो लोग उसको खुद भी कुछ नहीं था, वो खुद लोगों से कॉम्पिटिशन करना, उनको ब्लेम करना, इन सब रीजंस की वजह से क्या हुआ बच्चे? इन सब रीजन की वजह से वो एक लोअर लेवल पर ही रह गया। देयर वॉज एन ऑफिस बॉय हु ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। बेसिकली एक्टर मतलब देखो, जब कहीं किसी स्टूडियो में जाता है तो सपना तो ये लेके जाता है, बट अल्टीमेटली जब वो वहां गया तो वो चाहता था कि वो राइटर बने, बाद में फिर उसको लिरिसिस्ट बने, उसको बहुत चीजें थी कि मैं ये भी बनूं, मैं वो भी बनूं। ही
he had talent and writing ability. He blamed the story department for not giving him chance. तो उसे हमेशा स्टोरी डिपार्टमेंट को यही ब्लेम किया कि उसको चांस नहीं मिला, और खासकर उसने ब्लेम किया किसको? सुब्बू को, जिसको नंबर 2 भी बोला जाता था कि इसकी इस कंडीशन के पीछे सुब्बू है। सुब्बू क्योंकि इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसको आगे किया जाता है, सुब्बू ने ये किया, सुब्बू ने वो किया, तो वो ब्लेम करता था। He misunderstood the role of story department. Actually, department had little power. His frustration represent how people blame others from their failures. उसकी frustration से ये पता चलता था कि भाई लोग अपनी failures के लिए दूसरों को किस तरीके से क्या करते हैं? ब्लेम करते हैं। देखो, वो मानता ही नहीं था कि उसकी गलती है कुछ, वो सिर्फ दूसरों को ब्लेम करता था। मेरे साथ ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, मेरे साथ वैसा हुआ, उसने ऐसा किया। तो उसने उस चीज को कभी भी अपने ऊपर कि मैं खुद के ऊपर काम करूं कभी करा ही नहीं। दिस एपिसोड शोड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। ये एपिसोड ने क्या शो किया? मिसअंडरस्टैंडिंग्स और उसकी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस उसको शो की। इसके बाद बच्चे आता है स्टोरी डिपार्टमेंट। आपका ऑथर इस डिपार्टमेंट में काम करते थे। क्या है ऑथर का नाम? अशोका मित्रन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको आ जाएगा, आ सकता है एक्सट्रैक्ट में। इट हैड एजुकेटेड पीपल इंक्लूडिंग पोएट्स एंड राइटर्स। देयर जॉब वाज टू राइट स्क्रिप्ट्स एंड सजेस्ट स्टोरी आइडियाज। हाउएवर देयर ओपिनियंस वर ऑफन इग्नोर्ड। उनके ओपिनियंस इग्नोर भी कर दिए जाते थे, और सारी पावर किसी और के पास होती थी डिसीजन लेने की। तो मतलब बेसिकली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज, दिस बायसनेस, बहुत सारी चीजें होती थी जिस रीजन की वजह से जो स्टोरी डिपार्टमेंट था वो इस तरीके से काम नहीं कर पा रहा था जैसा उनको करना चाहिए था। वो मतलब ज्यादा थॉट्स खुद के होते नहीं थे। करेक्टर ऑफ सुब्बू। सुब्बू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल थे स्टूडियो में। ही वॉज वेरी क्लोज टू एस वासन। ही वॉज इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड लॉयल. He could understand Vasan's thought quickly. He rose from lower position to high rank. Unlike other, he was humble and friendly. He had a poetic talent but did not show off. मतलब उसके पास ये सब टैलेंट था, पोएटिक टैलेंट भी था, वो सबसे मिलकर रहता था, जो मैंने पीछे बताया वही सारी चीजें आपकी इसमें बताई हुई है, बट वो शो ऑफ नहीं करता था। सुब्बू रिप्रेजेंट सक्सेस थ्रू लॉयलिटी, इंटेलिजेंस एंड एडेप्टेबिलिटी। यानी कि वो सबके साथ मिक्स हो जाता था, क्रिएटिव था, खुश रहता था, फ्रेंडली था, बॉस के बोलने से पहले ही वो चीजें समझ जाता था। तो इन सब रीजन के ये रीजंस थे उसकी किसके? उसकी प्रमोशन की। ठीक है। उसके बाद बच्चे ये आप देखेंगे ये वाला मोरल MRM मूवमेंट, दैट इज मोरल अर्मानेंट मूवमेंट। इसमें क्या हुआ था बच्चे? इसमें कुछ ट्रूप्स आए थे। वो वहाँ एक ट्रूप आया था जेमिनी स्टूडियो में बाहर से, फॉरेन से, और उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया था। काफ़ी सारे लोग आए थे और काफ़ी फैसिनेटिंग था, लोगों को बड़ा अच्छा लगा था कि ये परफॉर्म कर रहे हैं। बट जब वो चले गए ना तो लोगों को समझ नहीं आया कि वो आए किस लिए थे। बेसिकली इस ट्रूप का जो मकसद होता था वो ये होता था, प्रमोटिंग मोरल वैल्यू, स्पिरिचुअल ऑनेस्टी एंड प्योरिटी एंड वर्ल्ड पीस। बट वहाँ के लोगों की दुनिया एक अपने आप में ही समाई हुई थी और उनको ये समझ ही नहीं आया था कि ये लोग आए क्यों थे। तो ये जो मूवमेंट थी ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट मूवमेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम बहुत ज्यादा अलग से भी देखेंगे, इसके क्वेश्चंस जो हम मैराथन में देखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आप इसमें समझ लो कि भाई ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई थी, और इसका एम क्या था? मोरल वैल्यूज और इन सब चीजों को प्रमोट करना बेसिकली। और जो मेंबर्स थे मूवमेंट के वो उधर वहां पर उन लोगों ने मतलब उस MRM के जो मेंबर्स थे उन्होंने वहां पर परफॉर्म भी किया था। फिर आते हैं यहाँ पर, मतलब उनकी आने के बाद यही वाली बात जो मैंने बताया, उनको समझ नहीं आया कि वो क्यों आए, लोगों को कल्चरल गैप लगा, समझ ही नहीं, उनको रीजन नहीं समझ आए थे किस पर्पस के लिए आए थे यहाँ पे। फिर आए थे स्टीफन स्पेंडर। वो बेसिकली वो ना कम्युनिज्म के बारे में ज्यादा करते, तो वो लोगों को जानना, उनके ओपिनियंस जानना, पूछना, बताना। जब वो वहां आए, स्पीच देने लगे या पता किया, तो उन्होंने देखा कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, कोई समझना ही नहीं चाहता, लोगों को एक्चुअली उनकी बात समझ ही नहीं आ रही थी वो कहना क्या चाह रहे हैं। अब इस रीजन की वजह से उन्होंने ज्यादा कुछ इम्पैक्ट या ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं और वो चले गए। और ये एक स्केप्टिकल रहा कि वो आए क्यों थे। बाद में काफी टाइम बाद पता चला कि भाई वो तो एक ऑथर थे और वो कम्युनिज्म पे लिखते थे, वो तो बेसिकली पोएट थे, वो बहुत बड़े लेवल पे थे, और वो वहां पर इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करने आए थे, बताने आए थे, जिसको लोगों ने समझा ही नहीं। ठीक है, later the English poet Stephen Spender visited the Jamna studio. He gave a speech on poetry and literature. At the time the staff did not know about him, many people did not understand him. बाद में रियलाइज किया गया कि वो तो बहुत बड़े पोएट है, और ऑथर को रिग्रेट हुआ कि उनको उनकी वैल्यूज को समझा क्यों नहीं। ठीक,
वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था बच्चे, वहाँ पर रिफ्लेक्ट करता था पॉलिटिकल सिचुएशन, ज़्यादातर वही रहती थी, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा था वहाँ पर। कम्युनिज्म वॉज फियर्ड इन द फिल्म इंडस्ट्री, कम्युनिज्म को बहुत डरा जाता था कि ये आ ना जाए यहाँ पर। राइटर्स वर समटाइम्स सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ये मतलब राइटर्स कुछ भी लिखते थे ना तो उन पर कभी कभी शक किया जाता था कि ऐसा तो नहीं है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अपनी लगा दे इसमें या कुछ हो। स्टूडियो अवॉइडिंग पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सीज, जो स्टूडियो था उन्होंने पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सीज को अवॉइड किया। और दिस शोज इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स ऑन आर्ट्स एंड सिनेमा। इसके बच्चे आप लोगों का आता है वर्ड मीनिंग, जिसमें आपका पैनकेक, हिरार्की, प्रोटैगोनिस्ट, कम्युनिज्म, मोरल मैनेजमेंट, नेक्स्ट आर्टिफिशियलिटी, राइवलरी, ये सब आ रहा है। तो देखिए मोरलरी अर्मामेंट, ये एक मूवमेंट है जो मोरल एंड स्पिरिचुअल रिफॉर्म के लिए हुई थी। पैनकेक क्या है, ये एक थिक मेकअप यूज किया जाता था। हिरार्की आपको बताया था, एक रैंक के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग, डेजिग्नेशन के हिसाब से रैंक देना। प्रोटैगोनिस्ट जो मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी का। कम्युनिज्म पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो एडवोकेट करती है कलेक्टिव ओनरशिप को। उसके बाद आता है आपका आर्टिफिशियलिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग फेक और नॉट नेचुरल। राइवलरी, राइवलरी में आप लोगों का आता है कंपटीशन और जेलेसी बिटवीन पीपल। फिर आपका बच्चे आते हैं थीम। थीम क्या है, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। यहां पर हमें दो चीजें बताई गई है बच्चे, एक जो इल्यूजन है यानी कि दिखावा करके दिखाया गया है, पैनकेक लगा के दिखाया गया है, मेकअप करके दिखाया गया है, और एक जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो बताया गया है। ये हाईलाइट करता है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ग्लैमरस अपीयरेंस ऑफ द फिल्म वर्ल्ड एंड द ऑर्डिनरी पॉलिटिकल रियलिटी बिटवीन द सीन बिहाइंड द सीन्स. While actors look perfect on screen with the heavy makeup, the real environment inside Gemini Studio is full of hierarchy, rivalry and routine work. दुनिया के सामने तो भाई दिखाया जा रहा है खूबसूरती, लाइट्स, दिस दैट, रियलिटी में पीछे क्या है, पीछे क्या है मेकअप के, पॉलिटिक्स, इस कैमरे के पीछे क्या है, राइवलरी, एक दूसरे के लिए ये सब वो सब, ये करना वो करना, ये सब दिखाया गया है. फिर है आर्टिफिशियलिटी ऑफ सिनेमा. The excessive use of pancake makeup shows how cinema depends on artificial enhancement. Beauty and perfection are created through cosmetics and highlight rather than being natural. जो खूबसूरती है वो आर्टिफिशियल होती जा रही है, ना कि नेचुरल है. Human ambition and frustration. Through the character of Office Boy, the author presents the theme of unfulfilled dream. और मतलब इधर इंसान किसी पर्पस से आया है, किसी ड्रीम से आया है, और जब वो वहाँ पर आया है तो उसका सपना वहाँ पूरा ही नहीं हुआ. उसने सालों तो वहाँ लगा दिए लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा जो वो करना चाहता था. तो ये एक थीम है आपकी जो कि ह्यूमन एम्बिशन और फ्रस्ट्रेशन दोनों को डिपिक्ट कर रही है. द ऑफिस बॉय एस्पायर्स टू बिकम अ राइटर बट रिमेन स्टक इन माइनर पोजीशंस व्हिच लेड्स टू बिटरनेस एंड ब्लेम, जो इसकी तरफ रह जाती है. उसके बाद बच्चे आता है आप लोगों का सोशल रिफॉर्म्स एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. ये चैप्टर रिफ्लेक्ट करता है इन्फ्लुएंस ऑफ फॉर्मलिस्ट इन्फॉर्मिस्ट आइडियाज सच एज दोज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. इट शोज हाउ पॉलिटिक्स एंड सोशल आइडियोलॉजीज वर कनेक्टेड विद द फिल्म इंडस्ट्री. यानी कि इधर आपको ये बता रहे हैं भाई कि वहां के लोगों को वही करना पड़ रहा है जो उनको बोला जा रहा है, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो कुछ भी हो. बाहर की दुनिया में क्या है उनको इसका आइडिया ही नहीं है, कोई क्या कर रहा है, कोई कौन आ रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रही थी. तो ये है इसकी सोशल रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, देखो वहाँ पर इनफैक्ट ये भी डरा जाता था कि राइटर कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस चीज़ें तो नहीं बता देंगे या कुछ. तो ये आपका एक इसमें थीम है. फिर आपकी हिरार्की एंड जेलेसी, यानी कि हिरार्की अलग अलग रैंक डेजिग्नेशन, जो अपर लेवल पे था, जो सीनियर पोजीशन पे था, वो जूनियर को सप्रेस करता था, जूनियर हमेशा सीनियर वाले से जेलस फील करता था, राइवल रहते थे एक दूसरे के. ये आपका इसमें आता है. लिटरेचर एंड सिनेमा. लिटरेचर को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, किसी को पता ही नहीं है, और सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ कैमरे के पीछे भागते हैं. इंटेलेक्चुअल साइड को तो कोई देखता भी नहीं है. इनफैक्ट द रेफरेंस द पोएट लाइक सुब्रमण्यम भारती, जो बुक में आपकी रेफरेंस भी दी गई है, रिप्रेजेंट इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड सीरियस थॉट. इसमें ये बता रहे हैं कि भाई इंटेलेक्चुअल डेप्थ और सीरियस थॉट बताया जा रहा है. एंड विच कॉन्ट्रास्ट विद द सुपरफिशियल ग्लैमर ऑफ द फिल्म्स. यानी कि फिल्म्स का जो ये ग्लैमर है कहीं ना कहीं उसके कॉन्ट्रास्ट में किसके बारे में बताया जा रहा है, पोएट सुब्रमण्यम को कंपैरिजन में दिया गया है, जिसमें लोग ज्यादातर किसकी तरफ ज्यादा जाते हैं, लोग सिनेमा की तरफ, ग्लैमर की तरफ ज्यादा जाते हैं. ठीक है बच्चे. सिंबोलिज्म में क्या है आपका, इसमें पैनकेक है जो मेकअप ब्यूटी सुपरफिशियल ग्लैमर है. जेमिनी स्टूडियो है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को.
ऑफिस बॉय है जो अनफिल्ड एम्बिशन को फुलफिल मतलब दिखा रहा है, उसका एक ड्रीम था जो पूरा नहीं हुआ। एक मेकअप रूम है जो रिप्रेजेंट कर रही है ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्रिएशन ऑफ फॉल्स पब्लिक इमेज, और पोएट जो सिंबलाइज कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड क्रिएटिविटी। इसके बाद बच्चा आप लोगों ने जो पढ़ना है ना वो ये आना है बुक का एक्सट्रैक्ट, बुक का पैसेज। A strict hierarchy was maintained in the makeup department. Each artist had their own rank and newcomers were always at the bottom. The office boy who wanted to become a writer often complained about his position but did not take any steps to improve himself. The makeup room was always full of bright lights, mirrors and thick layers of pancake. Visitors, including a legal advisor from England, often failed to understand the ways of the studio. Poetry and serious literature seems far removed from the life of cinema. The department, though glamorous from the outside, was full of jealousy, ambition and politics. बेटा इस पैराग्राफ में बेसिकली बता रहे हैं कि भाई जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें हिरार्की था, अलग अलग लोग थे, अलग अलग लेवल थे, हर किसी के मन में एक दूसरे के लिए राइवलरी थी, एक दूसरे को बहुत जेलसी थी। ऑफिस बॉय था जो बनना चाहता था राइटर, बट वो अब बहुत पिटी वर्क कर रहा है, मतलब लोअर लेवल पे जाकर वो मेकअप का काम कर रहा है या जो भी है और भी काम कर रहा है। सो द पॉइंट इज यहाँ पर बेसिकली द सिचुएशन ऑफ दैट्स पर्टिकुलर, उस जगह की जो सिचुएशन के बारे में आपको इसमें पूरे तरीके से बताया गया है। तो देखिए वेयर वॉज द हिरार्की मेंटेन्ड एंड हाउ, हिरार्की कहाँ मेंटेन की गई थी और कहाँ कैसे। द हिरार्की वॉज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। ईच मेकअप आर्टिस्ट हैड अ रैंक एंड न्यू कमर्स वर ऑलवेज एट द बॉटम, शोइंग अ क्लियर चेन ऑफ अथॉरिटी। इससे पता चलता था भाई जो बाद में आता था वो न्यू कमर हो जाता था, जो पहले था वो सीनियर पोजीशन पे, और जो सीनियर पोजीशन पे होता था वो न्यू कमर को सप्रेस करता था। अब बच्चे आपने नोटिस करोगे जो चीजें आपको पीछे बता दी है ना, ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन आंसर उसमें से बनना शुरू हो जाएंगे, और इनफैक्ट एक्सट्रैक्ट में से भी आपको समझ आ जाएगा। Who was the office boy and what does his character reveal? ऑफिस बॉय कौन था और उसका कैरेक्टर क्या रिवील कर रहा है। ऑफिस बॉय was an employee who dreamt of becoming a writer but he ended up in a small position. उसका कैरेक्टर ये शो कर रहा है कि ह्यूमन एम्बिशन एंड फ्रस्ट्रेशन एज ही ब्लेम्ड अदर्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन। ये बताती हूँ, तुम्हारे आसपास कुछ लोग होंगे जिंदगी में वो खुद तो कामयाब होते नहीं है लेकिन दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, मैं इसकी वजह से कामयाब नहीं हुआ, मेरे को उसकी वजह से सक्सेस नहीं मिली। सेम गोज विद दिस पर्सन दैट इज स्टाफ बॉय। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों को ब्लेम करता था, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, मेरे साथ वैसे नहीं हुआ, इसके पीछे ये जिम्मेदार है, ऐसा सुब्बू ने किया। तो बिकॉज वो दूसरों को ब्लेम करता था उसने अपने ही एम्बिशन कहीं ना कहीं खुद को पीछे कर दिए। यही आपको इस आंसर में देना है। फिर आपका हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द मेकअप रूम, ऑथर मेकअप रूम को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऑथर द मेकअप रूम वाज डिस्क्राइब्ड एज फुल ऑफ ब्राइट लाइट्स। मेकअप रूम में बहुत ब्राइट लाइट्स है, मिरर है, थिक लेयर ऑफ पैनकेक है, एक इमेजिनरी फेस के ज्यादा आर्टिफिशियल ब्यूटी है, ग्लैमर है। बेसिकली मेकअप रूम में ऐसा सब कुछ है जो एक नॉर्मल उस जगह पे नहीं होता। जैसे बहुत ब्राइट लाइट्स है, बहुत सारे मिरर्स है, पैनकेक है, लोग है, लोगों ने वो मेकअप कर रखा है, उधर भीड़ है, ग्लैमर है, सब कुछ है, बट समथिंग इज मिसिंग। ओके, व्हाई डिड विजिटर्स इंक्लूडिंग द इंग्लिश लीगल एडवाइजर फेल टू अंडरस्टैंड द स्टूडियो। तो यहाँ पर वो समझ क्यों नहीं पाए थे, स्टूडियो को फेल क्यों कर रहे थे, क्योंकि वहां पर हिरार्की थी, ऑफिस में अलग अलग लोग थे, लोगों की अलग अलग सोच थी, वो लोगों को जान ही नहीं पाए थे, इंटीग्रिटी भी थी, तो वो लोगों को समझ ही नहीं पा रहे थे कि वहां पर किस किस तरीके के लोग हैं और कैसे कैसे लोग हैं। इसके बाद बच्चे आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंट्रास्ट इज हाईलाइटेड बिटवीन द लिटरेचर एंड सिनेमा। सिनेमा और लिटरेचर के बीच में क्या आपका हाईलाइट किया गया है। तो देखिए द ऑथर हाईलाइट्स द पोएट्री एंड सीरियस लिटरेचर वर फार रिमूव्ड फ्रॉम सिनेमा विच फोकस्ड ऑन अपीयरेंस एंड आर्टिफिशियल ग्रामर। ध्यान से ये पॉइंट्स को ना अच्छे से लिख लो, पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे था, अपीयरेंस पे और आर्टिफिशियल ग्रामर पे। सोसाइटी में क्या चल रहा है, वाइल लिटरेरी आइडियाज एंड आइडियल इन्फ्लुएंस सम द फिल्म इंडस्ट्री रिमेन्ड मोर कंसर्न्ड विद द सुपरफिशियलिटी। यानी कि पॉलिटिक्स ये सब चीज़ों से वो बहुत ही दूर थे, एक सुपरफिशियल इमेजिनरी चीज़ें चल रही थी, लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि बाहर क्या है। वट ओवरऑल थीम डज दिस एक्सट्रैक्ट ब्रिंग आउट। ये एक्सट्रैक्ट क्या बता रहा है
कि इल्यूजन क्या है और रियलिटी क्या है, दिखाया क्या जा रहा है और हो क्या रहा है, ये बताया है। द एक्सट्रैक्ट हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द इल्यूजन रियलिटी, ambition and frustration and the superficiality of cinema compared to the depth of the literature and human creativity। यानी कि ये बता रहा है कि लोगों की एम्बिशन क्या है और एम्बिशन ना पूरा होने पर उनकी फ्रस्ट्रेशन कैसे निकलती है। सिनेमा कितना सुपरफिशियल, कितना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, और लिटरेचर को अगर समझो तो वो कितना इन डेप्थ है। जैसे कि राइटर्स आए, जैसे कि आपके बाहर से पर्सन आए, तो यहाँ पर लिटरेचर को किस डेप्थ में रखा जा रहा है और सिनेमा को एक सुपरफिशियल नाम दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा एक्सट्रैक्ट है, द मेकअप रूम वॉज ऑलवेज फुल ऑफ ब्राइट लाइट्स, मिरर्स एंड थिक लेयर्स ऑफ द पैनकेक, ईच आर्टिस्ट हैड देयर ओन रैंक एंड द न्यू कमर्स वर ऑलवेज एट द बॉटम। तो देखो ये किसके बारे में बताया जा रहा है, ऑथर बता रहे हैं कि भाई इसमें बता रहे हैं कि जो रूम था वो पूरा लाइट्स थे, मिरर्स थे, और जब भी वहां पर कोई भी नया बंदा आता था उस बंदे को क्या मिलता था, उस पर्सन को न्यू कमर का रोल मिलता था, मतलब उसको रैंक जो मिलती थी वो सबसे लोअर रैंक, लोअर पोजीशन मिलती थी। What imagery is used here? The author used vivid imagery of lights, mirror and pancakes, makeup to show the artificial glamour of the film world. What does the hierarchy signify? ये hierarchy क्या signify कर रहा है? It signifies office politics, jealousy and discrimination among the workers. भाई जो सीनियर है वो ऑब्वियसली जो जूनियर होगा उसको सप्रेस करेगा। सीनियर क्या कहता था, जितने भी मेकअप, जितने भी एक्टर्स हैं वो मेरे पास आएंगे, उसके बाद जो सेकंड लीड एक्टर होंगे वो उनके जूनियर पे जाएंगे, जो सबसे लास्ट में बचेंगे अदर्स वो न्यू कमर वाले पे जाएंगे। तो यहाँ पर एक जेलसी क्रिएट हो रही थी। How does this description support the theme of illusion versus reality? It shows that while the studio looks glamorous on the outside, internally there are ordinary human conflicts and ambition, revealing the contrast between appearance and reality. बाहर से तो बहुत ग्लैमरस दिखता था, बट इन रियलिटी अंदर से क्या था बच्चे, अंदर से ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट थे, जेलसी थी, ब्लेम था। तो यहाँ पर एम्बिशन किससे कंपेयर किया रहा है, अपीयरेंस, रियलिटी से इधर कंपेयर किया गया है। ठीक है, ये आई होप आपको ये चैप्टर जो चीज़ें बहुत अलग अलग चीज़ें होती थी अच्छे से क्लियर हो गई हो। और अब हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। जी बच्चों, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है दी इंटरव्यू। चलो इस चैप्टर के नेम का एनालिसिस करते हैं। इंटरव्यू यानी कि किसी से उनके बारे में पूछना, उनके बारे में जानना। आज की डेट में तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हो गई है, बट पहले के टाइम में ये बहुत बड़ी बात होती थी। जो फेमस लोग होते थे उनका इंटरव्यूज़ लिया जाता था, हर कोई इंटरव्यू देना पसंद भी नहीं करता था। तो बेसिकली ये चैप्टर हमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा ये चैप्टर, और हमें ये इसी के बारे में बता रहा है कि भाई ये इंटरव्यू क्या है और ये क्यों है। तो ज़रा समझते हैं, पहले ऑथर के बारे में जानते हैं फिर आते हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ऑथर का कुछ ना कुछ लिंकेज होगा इंटरव्यू से, तभी इस चैप्टर का नाम भी इंटरव्यू है और कुछ ना कुछ इससे कंटेंट में भी इंटरव्यू आएगा। तो देखिए, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो कि एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे और राइटर थे। ही स्टडीड हिस्ट्री एट पीटरहाउस, कैम्ब्रिज एंड वर्कड एज अ रिपोर्टर फॉर सेवरल वेल नोन पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट आई एंड द स्पेक्टेटर। यानी कि इन जगहों में उन्होंने काम किया, और ये क्या थे, पब्लिकेशन हाउसेस में भी काम कर चुके हैं एज अ राइटर, एज अ बेसिकली राइटर बोल रही हूँ मैं, एज अ रिपोर्टर। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखी, कहीं ना कहीं आया आपका प्रिंटिंग हाउस आया, पब्लिकेशन हाउस आया, तो ये रिपोर्टर रह चुके हैं। तो इंटरव्यू इसीलिए कहीं ना कहीं उनको क्लिक कर रहा है हमारे को चैप्टर का नाम। ही इज द एडिटर ऑफ द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एंड द एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेसिडेंट डे। सिल्वेस्टर्स राइटिंग ऑफन एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड कल्चर। जो उनकी राइटिंग में थी उसमें जर्नलिज्म दिखता था, लिटरेचर दिखता था और कल्चर दिखता था। इनके इंटरव्यू में उन्होंने बहुत रिच एक्सपीरियंस यूज किया है जर्नलिज्म का, और उन्होंने एक्सप्लेन किया है हाउ इंटरव्यूज केम इनटू बीइंग, किस तरीके से इंटरव्यूज सामने आया, कैसे लोगों ने उसके बारे में जानना चाहा, लोगों को पसंद आना शुरू हुआ, और कौन लोग क्यों इंटरव्यूज देना चाहते थे, how they have developed over time and what they reveal about people and society। और उन्होंने क्या इंटरव्यू से लोगों के बारे में पता चलता है, थॉट्स, उन्होंने नॉलेज, उन्होंने क्या जिंदगी में किया। तो देखो, किसी के भी बारे में आपको जानना है तो कैसे पता चलेगा। अब तो जमाना बहुत चेंज हो गया है, 100 चीजें उनके बारे में जानने की, बट पहले के टाइम में जब इंटरनेट नहीं था,
ओनली एक चैनल होता था या न्यूज़पेपर होता था, तो उस जमाने में हम किसी अपने जो फेवरेट पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत अच्छा कर रहा है अपने लाइफ में, जो बहुत फेमस है, उनके बारे में कैसे जानते थे? जब उनका क्या लिया जाता था? इंटरव्यू लिया जाता था। तो देखिए इसकी समरी, द इंटरव्यू इज अ प्रोस, ये बेसिकली एक ऐसे जो लिया गया है piece that discusses the role, history and nature of interviews in journalism, ये लिया गया है। मतलब ये बेसिकली बताता है कि भाई कहाँ से कैसे इंटरव्यू के बारे में बताया गया है। इट इज टेकन फ्रॉम क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर्स की द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से ये एक प्रोस, एक ऐसे लिया गया है। ये जो चैप्टर है आपका बच्चे, ये चैप्टर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द इंटरव्यू हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है पार्ट 1 और एक है आप लोगों का पार्ट 2। जो पार्ट 1 है वो ये बताता है कि भाई जर्नलिज्म कितने सालों से है, इंटरव्यूज लोग देना पसंद नहीं करते, इंटरव्यूज क्या है। तो पहला पार्ट हमें बेसिकली इंटरव्यू के बारे में बताता है और दूसरा पार्ट में एक पर्सन का इंटरव्यू लिया गया है तो वो वाली स्टोरी बताता है। तो जरा फटाफट से देखते हैं इसको। इन द फर्स्ट पार्ट द ऑथर एक्सप्लेन्स द इंटरव्यूज हैव बीन यूज्ड इन जर्नलिज्म फॉर मोर देन 130 ईयर्स आर नाउ वेरी कॉमन, और आज की डेट में बहुत कॉमन हो चुका है। इंटरव्यूज आर वे फार फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स आइडियाज डायरेक्टली टू द पब्लिक। थ्रू इंटरव्यूज लोग अपने आइडियाज, अपने थॉट्स सब कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं। Some people think interviews are very valuable. कुछ लोग सोचते हैं इंटरव्यूज बहुत वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि दे हेल्प अस अंडरस्टैंड अ पर्सन्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टर। हमें किसी पर्सन के बारे में पता चलता है, उसके थॉट्स के बारे में पता चलता है, उसके बारे में पता चलता है। हाउएवर, जबकि कुछ लोग सोचते हैं जो कि फेमस राइटर्स भी है, जैसे कि वी.एस. नायपॉल, लुइस कैरल, H.G. वेल्स, रुडियर्ड किपलिंग, ये अच्छे से नेम से याद कर लेना, क्योंकि इनमें से क्या था, इन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं था इंटरव्यूज के बारे में, ये कंप्लीटली डिसलाइक करते थे, उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था। इनमें से कुछ को होता था भाई मैं इंटरव्यू दूंगा तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे बारे में कोई लोग जाने, मेरे को तो नफरत अपने बारे में लोगों से बताने से। तो मतलब इन लोगों की जो आइडियोलॉजीज थी वो यही थी कि भाई उनको इंटरव्यू नहीं देना, उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं इंटरव्यूज देना बेसिकली। तो देखो, फील अनकंफर्टेबल, इंट्रूसिव, शो ओनली पार्शियल व्यूज ऑफ अ पर्सन। उनका ये कहना था इंटरव्यू, देखो किसी भी इंसान को आप कुछ मिनट्स में या कुछ आवर्स में कैसे जान लोगे, तो इसीलिए वो कहते थे कि भाई हम इंटरव्यू दे तो दे, बट द पॉइंट इज हमारे बारे में आप कुछ मिनटों में या कुछ आवर्स में कैसे पता कर लोगे कि हम क्या है, हमने कैसे किया, क्या किया। इससे क्या होता है कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ही ना हो, इसीलिए दे यूज टू डिसलाइक इंटरव्यूज। कौन कौन से लोग, ये लोगों के नेम्स आपको लर्न करने हैं, वी.एस. नायपॉल, लुइस कैरल, H.G. वेल्स एंड रुडियार्ड किपलिंग। Despite of this different opinions, interviews remain an important tool in the modern journalism. हर किसी का अलग अलग ओपिनियन रहा है, कुछ कैसा था कुछ कैसा था, बट आज के मॉडर्न जर्नलिज्म में जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो इंटरव्यू ही रोल प्ले करता है, जब हमें किसी के बारे में और ज्यादा उसके बारे में जानने को पता लगता है। ठीक है, अब देखें द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, ये आगे आप लोगों का पार्ट 2। ठीक है, पहला पार्ट में कुछ भी नहीं है बच्चे, ज्यादा सिंपल सा ही है, जिसमें इंटरव्यूज क्या होता है, कैसे है, लोग डिसलाइक करते हैं, ये सब चीजें बताया। पार्ट 2 में क्या है बच्चे, एक्चुअल इंटरव्यू हो रहा है अम्बर्टो इको का, जो कौन कंडक्ट कर रहा है, मुकुंद पद्मनाभम। ये आप लोगों को नेम्स लर्न करने हैं, पद्मनाभम। ठीक है, जो कहाँ के थे, द हिंदू के थे। ठीक है, उसके बाद ये जो उम्बर्टो इको थे वॉज वेल नोन इटालियन प्रोफेसर थे, स्कॉलर थे और ऑथर थे, जिनका वर्क इंक्लूड करता था एकेडमिक टेक्स्ट एज वेल एज पॉपुलर नॉवेल्स। उनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस था लिटरेरी में, नॉवेल्स में, और बहुत उनकी जो एक बहुत फेमस नॉवल भी जो थी वो आपकी यहाँ पे आएगी, इको एक्सप्लेन्स। उन्होंने बेसिकली बताया हुआ है कि किस तरीके से he manages to balance his many interests such as academic writing, newspaper article, children's book and novels. He uses even small gaps of time which he calls interstices प्रोडक्टिवली सच एज राइटिंग वाइल वेटिंग द एलिवेटर। मतलब वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं, कितना कुछ लिखते थे वो, कितना ज्यादा बच्चों के लिए लिखते थे वो, मतलब वो हर जगह पर, मतलब राइटिंग्स में एकेडमिकली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। और वो अपने बारे में कैसे बता रहे हैं, इसमें बताया उन्होंने कि उन्होंने वो कैसे टाइम निकालते थे अपने लिए, अपने राइटिंग के लिए, उन्होंने किस तरीके से अपने लाइफ को देखा, अपने परसेप्शन को किया, और वो कैसे उन्होंने अपनी राइटिंग को, अपनी सोच को अपनी राइटिंग में बनाया। बेसिकली उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में अपने बारे में ये सब चीजें बताई। अब मैं आपसे जनरल बात करती हूँ, अगर हम देखो आइडल वो आज की डेट में तो हमें जो दिखता है वो लगता है, बट देयर आर बहुत सारे
ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छा करे जिंदगी में, बट उनके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है। जब हम उनका इंटरव्यू देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तब हमें लगता है अरे यार इन्होंने ये भी किया हुआ है, इन्होंने ये अचीवमेंट किया है, इन्होंने ये ऐसा किया है। तब हमें रियलाइज होता है ना लाइफ में और भी बहुत लोग हैं जो जरूरी नहीं कि जो कैमरा के सामने है, देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल जो कैमरा के पीछे भी है और वो भी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी राइटिंग से हमें मतलब उनकी जो वास्ट एक्सपीरियंस के बारे में उनके इंटरव्यू से हमें पता चलता है। Eco says that his work reflects his philosophical interests like peace and non-violence। और मतलब उनका जो वर्क था, मतलब जो उनकी सोच थी, वो ऑटोमेटिकली वो पोर्ट्रे करते थे किस पे, अपनी राइटिंग पे, जो किससे रिलेटेड थी, पीस और नॉन वायलेंस से थी। एंड दे आर एसेंशियली पार्ट ऑफ द सेम क्रिएटिव प्रोसेस। ही बिकेम ग्लोबली फेमस फॉर हिज नॉवल, मैंने जो बता रही थी अभी आपको, उनकी जो नॉवल थी द नेम ऑफ द रोज, वो उसकी वजह से ग्लोबली फेमस हो गए, जिसने 10 मिलियन कॉपीज बेची। एंड दो इट डील्स विद कॉम्प्लेक्स थीम्स लाइक मिडिवल हिस्ट्री, थियोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, जबकि उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर हुए थे, मिडिवल हिस्ट्री हुई थी, थियोलॉजी हुई थी और मेटाफिजिक्स के बारे में थी। स्टिल वो सबसे फेमस उनकी नॉवेल्स में से एक थी। आप बच्चों ये नॉवेल का नाम लर्न कर लेना। नेम क्या है नॉवेल का? द नेम ऑफ द रोज। कितनी कॉपीज बिकी थी इसकी? मोर देन 10 मिलियन कॉपीज। इको थिंक्स दैट इट्स सक्सेसफुल, इट्स पार्टली अ मिस्ट्री बिकॉज सीरियस बुक्स यूजुअली डू नॉट अट्रैक्ट सो मेनी रीडर्स। अब वो खुद ये कहते हैं कि ये बुक कोई ऐसी बुक तो है नहीं कि थ्योरी है, थ्रिल है, थ्रिलर है, कुछ है, ऐसा तो है ही नहीं। ये बुक तो ऐसी बुक है जो पढ़ने से रिलेटेड है। तो वो खुद कहते हैं कि उनके लिए भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रही है कि ये बुक इतनी पॉपुलर कैसे हो गई लोगों के बीच में। ओवरऑल ये जो चैप्टर है आपका द इंटरव्यू, वो शो करता है पावरफुल मीडियम दैट हेल्प्स टू कनेक्ट पब्लिक फिगर्स विद ऑडियंस। यानी कि वो ये शो करता है कि भाई जो ऑडियंस है वो पब्लिक फिगर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकती है, और वो कनेक्ट करती है किसके थ्रू इंटरव्यू। बेटा आज की डेट को ना कंपैरिजन में मत लेना, इसलिए आप नोटिस करोगे मैं कुछ भी कोई सिंगल वर्ड नहीं बोल रही ऐसा कि जो आप के माइंड में आपको आज की जनरेशन में ले आए। पहले के टाइम में पब्लिक फिगर से, कोई सेलिब्रिटी से बात करनी है, कुछ है, बात करने का कोई सोर्स तो था नहीं। हम उनके क्या देखते थे? इंटरव्यूज देखते थे। तो इंटरव्यूज से हमें उनकी आइडियोलॉजीज, उनकी फिलोसफिकल वैल्यू, उनकी इंटेलेक्चुअल, उनकी अचीवमेंट्स, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ जानने का सोर्स एक ही होता था, वो इंटरव्यू होता था। रिवीलिंग पर्सनल इंसाइट्स एंड आइडियाज। एट द सेम टाइम इंटरव्यूज कैन बी अनकंफर्टेबल, क्योंकि इतनी सी देर में आप पूरा तो नहीं जान सकते, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है, misunderstood, and they reflect both the benefits and limitations of modern journalism। ये benefits और limitations दोनों बताते थे modern journalism की। इसके बाद बच्चे आप लोगों की आती है थीम। सबसे बड़ी थीम है इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ इंटरव्यूज। तो आप बोलोगे मैम ये चैप्टर है ही क्यों? बटे इसका जो मेन पर्पस है वो यही बताने का आपको कि भाई उस टाइम स्पेसिफिकली उस एरा में और आज भी इंटरव्यू की क्या सिग्निफिकेंस है स्पेसिफिकली जर्नलिज्म में, किस तरीके से इंटरव्यू कनेक्टिविटी बनाता है ऑडियंस के बीच में और एक सेलिब्रिटी के बीच में। तो ये बेसिकली है आपका one of the central theme of the chapter is the significance of the interviews in journalism। Sylvester explains the interviews allow readers to hear the ideas, thoughts and personalities of famous people directly। They give personal perspectives that cannot be conveyed through ordinary reporting। मतलब रिपोर्ट्स के थ्रू नहीं हो सकता, जब पर्सनली इंटरव्यू लिया जाता है तो उसके बारे में और इन डेप्थ पता चलता है। Through this theme, the author highlights how interviews have shaped journalism over the last 130 years and how they help the society understand individuals better। They are tools of insight, revealing the human side behind the public figure। ये basically ये ऐसा tool है जो public figure को ऐसा tool है जो ये बताता है कि भाई जो public figure है, जो famous person है, उसके पीछे उसकी reality क्या है। इसकी एक और थीम है आपकी बच्चे जो है पब्लिक क्यूरियोसिटी और पर्सनल प्रिवेसी। अनदर इंपॉर्टेंट थीम जो है वो ये है इज द टेंशन बिटवीन क्यूरियोसिटी एंड प्रिवेसी। जहां पहला पार्ट ये बताता है कि भाई हमारी प्रिवेसी चली जाएगी, हमारे बारे में कोई जानेगा या कुछ है, वही लोग तो क्यूरियोसिटी है लोगों के बीच में तो आपको जानने के लिए, आप अगर पब्लिक फिगर है तो लोग आपको जानना चाहेंगे। तो देखें, while the public and the journalists seek to know everything about famous personalities, not everyone is comfortable being interviewed। Writers like V.S. Naipaul, Lewis Carroll, Rudyard Kipling disliked interviews, feeling they were intrusive or exposed private aspects of their lives। जो ये बताते थे कि भाई इंटरव्यूज कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करेगी और इंटरव्यूज फुल इंफॉर्मेशन नहीं देती।
सिल्वेस्टर shows that interviews often walk a fine line between informing the public and violating personal space. पब्लिक को बताने के लिए और उनका पर्सनल स्पेस, उसके बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है। तो यहाँ पर सिल्वेस्टर तो ये कहते थे भाई कि हम अब देखो, हम अगर पब्लिक फिगर है, लोग हमें जानते हैं, लेकिन हम लोगों को ये क्यों बताए कि हमारे फैमिली में क्या है, हमारे बारे में क्या है। हम लोगों के सामने जिस चीज के लिए फेमस है, हम सिर्फ उसी के लिए सामने आना चाहते हैं। देखो, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। वही जो इनके फैन है, तो वो चाहते हैं भाई हम इनके बारे में जाने, इनके बारे में और पता चले। तो उस जमाने में इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट थे पब्लिक फिगर्स को जानने के, और इनफैक्ट आज की डेट में भी कोई वो वाली चेंजेस तो इतना नहीं आया है। ठीक है बच्चे, इसके बाद है आप लोगों का ह्यूमन प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट थ्रू द इंटरव्यू विद उम्बर्टो इको। ये चैप्टर एक्सप्लोर कर रहा है आपका थीम ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम एंड प्रोडक्टिविटी। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, ये अलग अलग तरीके की राइटिंग्स करते थे, अलग अलग ऑडियंस के लिए राइटिंग करते थे, और हर कोई बहुत ज्यादा इनसे कनेक्ट होता था। इन्होंने की जो फेमस बुक भी थी, जो फेमस हुई, वो ऐसी थी क्योंकि वो फिक्शन या ऐसा कुछ नहीं था, बट स्टिल वो फेमस हुई, जो आज भी उनके लिए भी मिस्ट्री है। द पॉइंट इज, वो इतना कुछ करते थे, तो वो टाइम को कैसे करते थे, तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो देखिए, इको एक्सप्लेन्स हाउ ही यूजेस स्मॉल गैप्स ऑफ टाइम इन इंस्टेंसेस फॉर राइटिंग एंड थिंकिंग। जब भी मौका मिलता था, ही बैलेंसेस मल्टीपल इंटरेस्ट, एकेडमिक रिसर्च, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, नॉवेल्स एंड चिल्ड्रन बुक्स, showing the consistent use of time even in tiny amounts can lead to significant achievements. This theme emphasizes discipline, intellectual curiosity and importance of managing time wisely. तो ये जो थीम है बेसिकली उनकी थीम इन द सेंस, जो ये उनका जो मोटिव था अपने लिए, वो अलग अपने जैसे ही टाइम होता था वो टाइम गैप्स बनाते थे कि इस टाइम गैप में मुझे ये करना है, प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट कर रखा था, और उसी रीजन की वजह से वो सक्सेसफुल हुए। तो आप लोगों के लिए भी बच्चे, जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। उनको पैशन था नॉलेज। अब नेक्स्ट आपका जो इसमें थीम है, सॉरी, पैशन फॉर नॉलेज एंड लर्निंग। तो देखिए, इकोज इंटरव्यू हाईलाइट्स द थीम ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम अगर पढ़ लेंगे और उसके बाद हमारी लाइफ सेट है, तो यस बॉस, लाइफ तो सेट है, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए रेगुलर लर्निंग जरूरी है। तो देखिए, despite being globally successful novelist, he identifies as scholar first and believes in the value of continuous exploration of ideas. आप लोगों के लिए बच्चे एक नया वर्ड आया होगा, स्कॉलर। देखो बच्चों, अब आप बोलोगे मैम लैंग्वेज, हाँ, थोड़ी सी आपको अगर मार्क्स अच्छे चाहिए, फुल चाहिए, तो आपसे बेसिक कहानी नहीं पूछी जाएगी, आपकी इंटरप्रिटेशन पूछी जाती है। अब यहाँ पर इंटरप्रिटेशन जब होती है बच्चे लोग, तो हम 2 चैप्टर्स को भी कंबाइन कर लेते हैं, कोई 2 कैरेक्टर्स को भी कर लेते हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो क्वेश्चंस में कुछ इमेजिनरी लेकर आ जाता है आपके पास, और आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने आंसर को मॉडिफाई करना होगा। अब यहां पर आपके पास ये आता है बच्चे, वो रेगुलर लर्नर थे, तो उनको ना स्कॉलर बोला गया। स्कॉलर कौन होता है? रिसर्चर, जो रिसर्च करता रहता है। ठीक है, तो वो बिलीव करते थे कॉन्टिन्यूअस नई नई आइडियाज को, नई नई चीजों को कॉन्टिन्यूअसली ढूंढते रहना और करते रहना। ही राइट्स अक्रॉस जेनर्स एंड फील्ड्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट पैशन फॉर नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन फेम। ये बताते थे कि भाई नॉलेज ज्यादा जरूरी है, ना कि फेम। Sylvester uses this theme to show that interviews can inspire readers to appreciate learning, creativity and dedication. Sylvester ये दिखाते थे कि भाई इंटरव्यूज किस तरीके से जरूरी है रीडर्स के लिए, इंटरव्यूज किस तरीके से जरूरी है क्रिएटिविटी के लिए, और लोगों को अगर बहुत आगे बढ़ना है तो कोशिश करें कि इंटरव्यूज देखें और अपने आप को इंस्पायर करें। अब जैसे आपको पता चला कि इन्होंने इतना कुछ किया, तो क्या इन्होंने कोशिश की? इन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया, टाइम स्लॉट्स बनाए। सिमिलरली हम क्यों नहीं सक्सेसफुल हो सकते? हम भी अपनी लाइफ में टाइम स्लॉट्स बनाएंगे। देखो बच्चे, हर बारी पहली बारी में सक्सेस नहीं मिलती, हो सकता है दूसरी बारी, तीसरी बारी, चौथी बारी में मिले, बट सक्सेस मिलेगी जरूर। एक बार उठोगे, गिरोगे। जब देखो, बच्चा भी जब चलना सीखता है, भागना सीखता है, तो पहले वो क्रॉल करता है, फिर वो 1-2 स्टेप्स लेता है, फिर वो चलता है, फिर वो दौड़ता है, फिर वो भागता है, फिर तो वो रुकता ही नहीं है। हम भी यही है। अगर हम सीधा ही सोचे हम भागना शुरू कर देंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। आप उठोगे, गिरोगे, उठोगे, गिरोगे। सेम गोज विद योर लाइफ एंड सेम गोज विद द चैप्टर। आपको अपने आप को एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ लेकर आना होगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी।
इसके बाद आता है फेम एंड इट्स चैलेंजेस। क्या क्या फेम और चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। द चैप्टर ऑल्सो टचेस अपॉन द थीम ऑफ फेम एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन। Eco's international success brought attention and expectations, but he remained grounded. दो उसको इंटरनेशनल सक्सेस मिली, बट तब भी वो जमीनी रहे, ग्राउंडेड रहे। उनके ऊपर ये चीज उन्होंने अपने सर पर नहीं चढ़ने दी कि भाई मैं बहुत फेमस हो गया हूँ, मेरे को बहुत लोग जानते हैं, नहीं। Academic identity. Similarly, interviews often expose public figures to scrutiny, sometimes misrepresenting ideas. But वही कहीं ना कहीं कुछ इंटरव्यूज ऐसे भी हो सकते हैं कि वो सामने वाले पर्सन को गलत तरीके से दिखा दे और ऐसे दिखा दे कि वो है ही नहीं। तो डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूज कि किस तरीके का है या क्या है वो। दिस थीम रिफ्लेक्ट्स द चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग पर्सनल आइडेंटिटी, प्रोफेशनल वर्क एंड पब्लिक परसेप्शन। यहाँ पर जो थीम है वो ये बता रही है कैसे बैलेंस किया जाता है पर्सनल आइडेंटिटी को, प्रोफेशनल वर्क को और पब्लिक परसेप्शंस को। इसके बाद बच्चे आपको जो नेक्स्ट थीम है वो है पावर एंड लिमिटेशन ऑफ जर्नलिज्म। तो देखिए, द चैप्टर डिस्कसेस द पावर एंड लिमिटेशन ऑफ द interviews as a journalistic medium. Interviews can give unique insights and connect readers with the personalities, but they can also mislead if questions are intrusive or मिसइंटरप्टेड। अब ना मैंने कहा ना, मैं लेटेस्ट कुछ बोलना चाहती नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा बोली तो कहीं ना कहीं आप ऐसा ना हो वही पेपर में लिखा हो। तो यहाँ पर सिर्फ ये समझो, कभी कभी ना इंटरव्यूज में क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं और उसका आंसर दे दिया जाता है कुछ इस तरीके से कि जो देना नहीं चाहिए, जिससे सामने वाले पर्सन की इमेज खराब होती है। अब यहाँ पर बोलने से भी इसलिए डर लग रहा है कि मैंने कुछ भी ऐसा बोला ना, कहीं तुम एग्जाम्पल में वहां लिखना हो। तो मैं आपको सिर्फ इसी तरीके से बता रही हूँ कि आज कोई क्वेश्चन जनरल पूछा गया है, इस तरीके से पूछा गया है कि सामने वाले पर्सन ने उसका आंसर थोड़ा गुस्से में दिया या एग्रेसिव होकर दिया, उसके पर्सनल चीजों को कुछ हिट किया। अब जैसे उसको जब प्रिंट किया गया या दिखाया गया, वो दिखाया गया कि भाई ये पर्सन तो बड़ा रूड है, एकदम से उसकी पूरी पर्सनालिटी को ही चेंज कर दिया गया। तो इंटरव्यू कहीं ना कहीं इंसान की पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है। ठीक है, दिस थीम अंडरलाइंस बोथ द वैल्यू ऑफ जर्नलिज्म एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो थीम है वो ये अंडरलाइन कर रही है कि जर्नलिज्म की वैल्यू क्या है और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल यानी कि व्हाट इज राइट, क्या सही है क्या गलत है वो इसमें दिखा रहा है, एंड व्हाट इज रॉन्ग। उसके बाद आते हैं बच्चे आप लोगों के एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस। मे बी आई गिव द इंप्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड I am always doing the same thing, and then I have a secret. Do you know what will happen if you eliminate the empty space from the universe? Eliminate the empty spaces all in the atoms, then the universe will become a big as big fist. Similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. वो ये कह रहा है, मे बी मैं ये इंप्रेशन दूं कि मैंने बहुत सारी चीजें की है, लेकिन अगर हम देखिए यूनिवर्स में से हम चीजें हटा दें, एटम को हटा दें, तो क्या हो जाएगा। सिमिलरली, अगर हम अपनी लाइफ में से जो खाली टाइम है, जो ऐसा टाइम है जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे, उसको हम हटा दें और उसमें हम कुछ ऐसा ऐड कर दें जो प्रोडक्टिव हो, तो देखो आपके साथ क्या होता है। तो कहीं ना कहीं मिस्टर ई को हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करिए। हु इज द स्पीकर, अभी नाम मैंने ही बता दिया, उम्बर्टो इको इज द स्पीकर इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इंटरव्यू। इस तरीके से आपने अपने आंसर में लिखना है। Why does Eco says he seems to do many things? उन्होंने ये क्यों कहा कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें की है, क्योंकि although he works, his works appear varied, academic work भी किया है, नॉवल भी कैसे किया है, it is driven by the same philosophical interest. उनका जो इंटरेस्ट था वो सेम था, इसीलिए उनको लगता है। What theme is reflected in this extract? क्या थीम रिफ्लेक्ट हो रही है, टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी, जो मैंने आपको बताया। The extract reflects the theme of time management and productivity, showing how small movements can be used wisely for creative work. ठीक है, उसके बाद आता आपका नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट द ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू। बच्चे कोशिश करना बुक के सारे पैसेजेस एक बार देख लो, फिर भी मैराथन में बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, तो हम उसमें कवर अप कर जाएंगे सारा का सारा। ठीक है, तो ऑफ इट्स फंक्शंस, मेथड एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट claims for it as being in its highest form a source of truth and in its practice an art. Otherwise, usually celebrities who see themselves as a victim might despise the interview as an unwarranted intrusion into their life. सिंपल इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि भाई इंटरव्यू का मतलब क्या है, अब किसी चीज के इंट्रो देना, उसके फायदे बताना, उनकी चीजें बताना, उनके मेरिट्स बताना। वही जहां इंटरव्यू अगर गलत तरीके से हो जाए तो उनके लिए वो नेगेटिव इमेज भी बना देता है। तो ये आपको इस पैराग्राफ में बेसिकली बताया गया है।
व्हाट डज द एक्सट्रैक्ट से अबाउट पीपल्स ओपिनियन ऑन इंटरव्यू? ये पैराग्राफ क्या बता रहा है लोगों का ओपिनियन अबाउट इंटरव्यू में? तो देखिए, the extract shows that while some people consider interviews as a great source of truth and even an art, others especially celebrities को लगता है ये इंट्रूसिव है और अनप्लीजेंट है, जो उनकी प्रिवेसी को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। Why does some celebrity despise interview? कुछ सेलिब्रिटीज को इंटरव्यूज क्यों नहीं पसंद? क्योंकि उनको ये लगता था कि उनकी प्रिवेसी जारी है, उनके बारे में थोड़ी सी देर में क्या इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उनकी इमेज डिमिनिश होगी, यही सब आएगा। देख लो, some celebrities despise interviews because they feel an interview invades their privacy and may diminish them or expose personal details unwillingly। अब बच्चे आपको इतना तो कॉन्सेप्ट समझ हो गया कि भाई इंटरव्यू के दो पार्ट्स हैं, पहला ये है इंटरव्यू के बारे में और दूसरा जिनका इंटरव्यू लिया गया। पहले पार्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू को कंप्लीट डिसलाइक करते हैं और जिनका इंटरव्यू लिया गया दूसरे पार्ट में वो कहीं ना कहीं सामने वाले को मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आप लोगों का व्हाट डू दोज हु वैल्यू इंटरव्यूज बिलीव? Those who value interviews believe they can reveal a person's thoughts and character, showing truth directly through conversation। जो लोग इंटरव्यूज लेते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि वो जो सामने वाले पर्सन है उसका करेक्टर, उसके बारे में उसकी रियलिटी हम अच्छे से बता सकते हैं, ये बताया गया है आपको। विच थीम हाईलाइटेड थ्रू द एक्सट्रैक्ट? क्या थीम बताई गई है? लोगों की क्यूरियोसिटी वर्सेस पब्लिक प्राइवेसी, शोइंग इंटरव्यूज कैन बोथ रिवील ट्रूथ एंड फील इंट्रूसिव। यानी कि जो इंटरव्यू है वो ट्रुथ भी बता सकती है और ऐसा भी फील करा सकती है कि आपकी इंफॉर्मेशन गलत दी गई है। उसके बाद शॉर्ट आंसर्स आते हैं। व्हाई डिड इको प्रेफर टू बी कॉल्ड एन एकोमोडेशियन रादर देन अ नॉवेलिस्ट? इको को एकोमोडेशियन क्यों कहा गया है, नॉवेलिस्ट क्यों नहीं कहा गया है? वो मतलब बेसिकली वो खुद क्यों प्रेफर करते थे, उनको ये बोला जाए क्योंकि वो बहुत सारी चीजें लिखते थे, खाली नॉवेल्स ही नहीं, दो वो फेमस नॉवल की वजह से हुए थे, ठीक है, बट वो लिखते बहुत कुछ थे, इसीलिए ही रोट फिक्शंस, वो बच्चों की भी लिखते थे बुक्स, तो इसलिए उनको प्रेफर करते थे कि भाई मुझे एकोमोडेशियन बुलाया जाए। एकोमोडेशियन यानी कि एकेडमिक यानी कि वो पर्सन जो कि एकेडमी से रिलेटेड काम करता है। व्हाई डू सम राइटर्स डिसलाइक बीइंग इंटरव्यूड? कुछ राइटर्स को पसंद क्यों नहीं था कि उनको इंटरव्यू लिया जाए? मैनी राइटर्स लाइक V.S. नाइपॉल, लुइस कैरल डिसलाइक इंटरव्यूज बिकॉज दे फील इंटरव्यूज इन्वेड देयर पर्सनल लाइव्स एंड कैन फील इंट्रूसिव और डिमिनिश देयर प्रिवेसी। उनको ये लगता था कि भाई इंटरव्यू कहीं ना कहीं उनकी प्रिवेसी को हैरेस कर रहा है, उनको ये लगता था इंटरव्यू कहीं ना कहीं उनकी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देगा और कहीं ना कहीं इंटरव्यू ऐसा होगा कि भाई उनकी इमेज अच्छी नहीं जाएगी, तो ये रीजंस होते थे कि वो इंटरव्यूज नहीं देते थे, पसंद नहीं करते थे। उसके बाद बच्चे आप लोगों का आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। हाउ डज उम्बर्टो इको मैनेज टू डू सो मच वर्क डिस्पाइट बीइंग बिजी? वो इतना ज्यादा काम कैसे कर लेते थे जबकि वो बिजी भी रहते थे? तो बच्चे समझो कि भाई वो बिजी भी रहते थे बट वो स्मॉल टाइम अपने पार्ट्स को डिवाइड करते थे। उन्होंने अपने एम्प्टी टाइम को फ्रूटफुल प्रोडक्टिव टाइम में डिवाइड करा हुआ था और उस टाइम में वो राइटिंग्स का काम करते थे। उम्बर्टो इको एक्सप्लेन्स दैट ही मैनेजेस, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो मैनेज करते थे टू डू सो मच वर्क थ्रू द यूज ऑफ इंटरस्टिक्स एंड द स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस इन डेली लाइफ। वो जो भी स्पेसेस होते थे उनकी लाइफ में एक्स्ट्रा स्मॉल, उनको वो पूरे तरीके से यूटिलाइज कर लेते थे और जो उसको लोग वेस्ट कर देते थे, मतलब वो अपना टाइम पूरी तरीके से यूटिलाइज करते थे। अब यहाँ पर तुमने ये चीजें मत लिख देना कि रील्स ये वो, मैं कहा ना मैं बोलते हुए भी बहुत डर रही हूँ, ये चीजें तब की नहीं है। वो जहां पहले लोग खाली बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कुछ है, वो उस टाइम को भी यूटिलाइज करते थे अपनी राइटिंग्स में। Instead of waiting idly, he uses these gaps productively, such as writing notes, preparing ideas, while waiting for lifts or between other tasks. उनकी ये अप्रोच ने हेल्प किया हिम बैलेंस हिज एकेडमिक लाइफ। उनको ये अप्रोच किया कि भाई उनको बैलेंस हो जाए उनकी एकेडमिक लाइफ में, एसेज, बुक्स फॉर चिल्ड्रन एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड नॉवेल्स, उन्होंने ये सब कुछ अपना टाइम बैलेंस में किया। He believes that all his varied works spring from the same philosophical interest, so even though he takes same different, they flow from a single core passion. ठीक है, चाहे चीजें अलग अलग है बट उनका पैशन जो एक है राइटिंग का, वो एक ही से निकल कर आ रहा है। By using every small movement wisely and valuing time management, इको डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ प्रोडक्टिविटी कैन इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी। वो ये बताते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबिलिटी में बदलती है, बढ़ती है, और विदाउट नीडिंग लॉन्ग अनइंटरप्टेड आवर्स। बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उनके टाइम मैनेजमेंट में कुछ इंटरप्शंस हो रही है या कुछ नहीं। प्रोडक्टिविटी कैसे आ रही है, टाइम को कैसे मैनेज किया जा रहा है, स्लॉट्स को कैसे डिवाइड किया जा रहा है,
एक्स्ट्रा टाइम को कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है वो उस तरीके से करते थे, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चे, तो अब हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, और आई होप आपको समझ आ गया हो, और इतना डिफिकल्ट नहीं है, कोई बहुत वो चीज़ नहीं है, अच्छे से कर लोगे। बाकी मैराथन का वेट कर रहे हो, उसमें तुम एक ही बारी में तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, उसके लिए तो बस जस्ट वेट। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, गोइंग प्लेसेस पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। हाँ जी बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है गोइंग प्लेसेस। एज द नेम इज सजेस्टिंग कि भाई गोइंग प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर जाना। हम सब चाहते हैं, कभी कोई कहाँ जाना चाहता है, कोई कहाँ जाना चाहते हैं। तुम्हारा भी ड्रीम होगा कि भाई यूएस जाए, कनाडा जाए, मैं इस पर्सन से मिलूँ, मैं उससे मिलूँ, वहाँ जाऊँ। बट कहीं ना कहीं हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, पॉकेट की वजह से, बजट की वजह से। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपको उस चीज, उस पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कोरिलेट करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। बच्चे, इस चैप्टर के जो ऑथर है हमारे, वो है A.R. बार्टन। ठीक है, ये एक मॉडर्न इंग्लिश राइटर रह चुके हैं, और ये बहुत सेंसिटिव और रियलिस्टिक पोर्ट्रे करते हैं। कहा किसका? स्पेसिफिकली एडोलेसेंस एज का, ड्रीम्स का और इमेजिनेशन का। इन्होंने जो एक्सप्लोर किया है, ही ऑफन एक्सप्लोर्स द इनर वर्ल्ड ऑफ यंग पीपल। जो यंग पीपल होते हैं, उनकी जो दुनिया है, उसको इन्होंने बहुत एक्सप्लोर किया है। उनकी होप्स, फैंटेसीज, और हाउ दे कॉन्ट्रास्ट विद द सोशल एंड इकोनॉमिक लिमिटेशंस, और वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं सोशल और इकोनॉमिक लिमिटेशंस को। The Going Places, Barton focuses on teenage girls' dreams and how they shape their identity and emotions. His writing is simple yet expressive, making readers sympathetic with his characteristics, struggles and aspirations. इनकी राइटिंग बहुत सिंपल होती है, लोगों को कनेक्शन देती है, और ऐसा लगता है कि यार ये तो हमारी ही बात हो रही है, अपनापन सा फील होता है, इमोशन सा फील होता है। तो यहाँ पर इनकी राइटिंग के थ्रू हम जानेंगे एक कैरेक्टर को, जो कि है सोफी का कैरेक्टर। बच्चे, तो देखिए सोफी, इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ जरा, पहले आप ये देखेंगे। सोफी एक कैरेक्टर है बच्चे आप लोगों का, इसमें जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर है, ये ना एक डे ड्रीमर है। डे ड्रीमर यानी कि ये दिन में सपने देखती है, बहुत ख्वाब देखती है, बहुत ड्रीम्स देखती है कि काश मेरे पास ये हो, मैं ये बनूंगी, मैं वो बनूंगी। ये अभी एक टीनेज गर्ल है, और इसको होता है कि भाई मेरे पास, मैं एक्ट्रेस बनूंगी, मैं मॉडल बनूंगी, मैं आगे चल के मैं अपना बुटीक खोलूंगी। तो मतलब वो बहुत सारे ड्रीम्स देखती है। उसकी एक फ्रेंड होती है, जो होती है जेसी, जो इसकी एक फ्रेंड है, जो इसके साथ ही पढ़ रही है, और उसको पता है कि जैसे ही हमारा स्कूल खत्म हो जाएगा, हमें बेसिकली जेसी को बिस्किट फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। और जेसी की कोशिश में ये रहती है, बार बार आपको क्या नाम है, सोफी को समझाती भी रहती है कि भाई इतना ऐसे मत कर, हमारी लाइफ है, और इसके बाद हमें बिस्किट फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, भाई हमें पैसे कमाने हैं, घर को सपोर्ट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बट जो सोफी थी ना, वो कहीं ना कहीं इसकी बातों से दूर भागती थी, क्योंकि सोफी ना एक अलग ही इल्यूजन दुनिया में रहती थी। सोफी ना वंडरिंग थी, मतलब वो एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहती थी, रियल दुनिया में होते हुए भी वो इमेजिनेशन की दुनिया में रहती थी। वो एक बहुत ही लो फैमिली से बिलोंग करते थे, दोनों के दोनों ही। बट जो जेसी थी, वो तो इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी थी। सोफी कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड थी अपनी लाइफ से, तो वो ना एक एस्केप जोन ढूंढ रही थी इस डिससेटिस्फैक्शन का। और उसने इस डिससेटिस्फैक्शन का जो बच्चे एस्केप जोन ढूंढा, वो ढूंढा अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड, जिसमें वो अपने आप को बहुत खुश, बहुत अमीर पोर्ट्रे करती थी। जेसी का सोफी का एक भाई था जियोफ, जो उसको सपोर्ट करता था उसकी बातों में, और कहीं ना कहीं सोफी इससे कहीं ना कहीं इससे रिलेट भी करती थी। वो उसको होता था कि उसका भाई काफी बड़ा है दिखने में, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं पर सोफी के कैरेक्टर को दिखाती है कि वो कितना ज्यादा चीजों को एग्जेजरेट करके सोचती थी, और इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहती थी, दुनिया में रहती थी। तो जरा देखिए बच्चे, यहाँ पर बच्चे, इसका मतलब ये नहीं कि भाई लाइन बाय लाइन आपको बता रही हूँ। समरी इज अ स्मॉल क्रक्स ऑफ व्हाट इज देयर इन द बुक। आपकी बुक में क्या है, उसका एक स्मॉल क्रक्स है। हाँ, उसके मेन थीम क्या है, उसका सिंबलिज्म क्या है, वो मेन समझो आप। ठीक है, तो गोइंग प्लेसेस स्टोरी तो मेन है ही है। तो देखिए, गोइंग प्लेसेस टेल्स द स्टोरी ऑफ सोफी, अ यंग टीनेज गर्ल फ्रॉम वर्किंग क्लास who lives in a world of fantasy, illusions और dreams. Sophie is dissatisfied with her ordinary life. Sophie जो थी वो अपनी ordinary life से बहुत dissatisfied थी, इसीलिए उसने इसका एक escape zone ढूंढ लिया था, that is
imaginary world. She dreams of owning a boutique, becoming an actress, or being a fashion designer. All things that seems impossible in her present situation. और वो क्या सपना देखती थी, भाई वो एक्ट्रेस बने, वो ये करे, वो बुटीक खोले, और जो उसकी आज की कंडीशन थी, हालात थे फाइनेंशियली, वो बिल्कुल ही ऐसा लगता था सब कुछ उसके लिए इम्पॉसिबल होगा. उसकी जो फ्रेंड थी जेनजी, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल थी और रियलिस्टिक थी. प्रैक्टिकल यानी कि उसको पता था जो सच्चाई क्या है और वो रियल चीजों पे बिलीव करती थी. उसको हमेशा समझाने की कोशिश करती थी कि भाई इकोनॉमिक रियलिटीज को पहचानो. इकोनॉमिक रियलिटीज यानी कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को देखो. आप लोग इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन फाइनेंशियल कंडीशन, आप लोग लिखना बच्चे लोग इकोनॉमिक रियलिटीज और द फैक्ट दे आर लाइकली टू वर्क इन द ऑर्डिनरी जॉब्स इन द फ्यूचर. उनको पता है, वो फैक्ट ये जानती थी कि भाई आगे चलकर उसको एक ऑर्डिनरी जॉब करनी होगी, दोनों को ही, क्योंकि उनको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है. ठीक है, तो बेसिकली देखो यहां पर जो आपके ऑथर है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं यूथ का एक ऐसा साइड जो कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को छुपाने की या दबाने की कोशिश कर रहा है. किसके लिए? फॉर फैमिली. और यहां पर इस चीज को लेके प्रैक्टिकल अप्रोच में कौन थी? जेसी थी. वही हमारी ये जो सोफी थी वो प्रैक्टिकली इसको बिलीव ही नहीं करती थी और वो अपने आप को एक इल्यूजनरी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रखती थी. और इस इमेजिनेशन में उसने पता क्या क्या झूठ सोचे. तो उसने देखो क्या किया. सोफी हाउएवर रिफ्यूजेस टू गिव अप हर ड्रीम्स. उसने रिफ्यूज कर दिया कि वो अपने ड्रीम्स को गिव अप कर देगी. और शी बिकेम एन्चेंटेड विद द आइडिया ऑफ फेमस यंग आयरिश फुटबॉल प्लेयर नेम डैनी कैसी. और उसने ना एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड बना लिया कि भाई वो ये जो आयरिश प्लेयर है डैनी कैसी, उससे मिली हुई है, उनके साथ वो मतलब मिलती है. तो मतलब वो उसने एक इमेजिनेशन क्रिएट कर ली, एक वेब क्रिएट कर लिया. और इनफैक्ट वो सबको ये बताने भी लगी. और इसकी ये वाली बात कोई भी नहीं मानता था, ना उसके फादर, ना उसका भाई, ना उसके घर में कोई भी, ना उसकी फ्रेंड. बट वो इतना ज्यादा बार बार बोलती थी यह वाली बात कि कहीं ना कहीं एक बार तो उसके भाई को भी ये फील होने लगी कि ये सच तो नहीं बोल रही, सच में तो इससे मिली नहीं हुई कि इस प्लेयर से या कुछ. तो देखिए, एट वन पॉइंट शी क्लेम्स दैट शी मेट हिम इन अ शॉपिंग आर्केड एंड दैट ही वुड मीट हर अगेन टू गिव हर an autograph, something she believes might change her life forever. अब उसने तो एक बार ऐसे मतलब वो इतना कॉन्फिडेंटली, इतना खुश होकर, इतना एंथुसियास्टिकली बोलती थी कि कहीं ना कहीं उसके फादर को तो कभी नहीं लगा, बट उसके भाई को एक बार को तो मतलब डाउट ही हो गया कि हो सकता है ना ऐसा शायद. तो हर ब्रदर जियोफ लिसन बट रिमेन स्केप्टिकल. वो सुनता था बट वो कहीं ना कहीं डूबियस यानी कि दुविधा में रहता था. स्केप्टिकल, उसको कहीं ना कहीं डाउट था. डाउट का मतलब हाँ भी या ना भी. ठीक है. एंड हर फादर डिसमिसेस द स्टोरी. और उसके फादर ने तो बिल्कुल भी उस स्टोरी को सुनने से, समझने से मना कर दिया. उसकी फैंटेसी, उसकी जो भी फैंटेसी थी. इसके बाद सबके डाउट के बावजूद भी सोफी ने होप नहीं छोड़ी डैनी कैसी वाली कि डैनी कैसी उससे एक दिन मिलने आएगा. शी कीप्स वेटिंग बाय कैनल एट द एग्रीड मीटिंग. एक दिन उसने बोला आज वो उससे मिलने जा रही है, कैनल के वास्ते जगह बताई कि आज वो उससे मिलने जाएगी, इतने बजे वो मिलने आएगा. कोई भी उसकी बात को मानने को रेडी नहीं था. मैंने कहा ना, बस उसका भाई जो था वो थोड़ा स्केप्टिकल था. जेसी को बताया, थोड़ा उसको लगा कि भाई क्या है, ऐसा क्या है, ऐसा वैसा. तो फिर भी वो नहीं रुकी और वो वहां पर गई. सोफी वहां गई इस आस में कि हाँ आज वो मुझसे मिलने आएगा. मतलब ये बच्चे, वो अपने इमेजिनेशंस में, अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में इतना खो चुकी थी कि भाई उसको रियलिज्म और फैंटेसी वर्ल्ड एक लगने लगा था. और उसको कहीं ना कहीं ये पता था कि आज ये पर्सन मुझसे मिलेगा ही मिलेगा. वो वहां गई, उसने वहां वेट करा. एंड शी स्लोली बिगेन्स टू रियलाइज दैट मीटिंग माइट नेवर हैपन. और उसको धीरे धीरे एहसास हो गया कि ये मीटिंग कभी नहीं होगी. दिस मूवमेंट रिवील्स द गैप बिटवीन द ड्रीम एंड रियलिटी. यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मूवमेंट ने एक गैप को मतलब भरा कि भाई क्या रियलिटी है और क्या एक इल्यूजन है. The fantasy that one gave her hope now become a symbol of disappointment and pain. वो फैंटेसी जिसने उसको एक होप दी थी, आज वो डिसअपॉइंटमेंट में और दर्द में बदल चुकी है. Yet the story also shows how dreams give emotional refuge. ये स्टोरी ये भी बताती है कि ड्रीम्स किस तरीके से इमोशनल, आपका जो ड्रीम है आप एस्केप कर सकते हो. आपकी जो कुछ भी कंडीशन है आप उससे निकलकर एस्केप कर सकते हो. They help Sophie escape the bleakness of everyday life. उसको पता था उसकी कंडीशन कैसी है, बट वो मानने को रेडी नहीं थी. इसलिए वो
फैंटेसीज में रहती थी, फैंटेसी वर्ल्ड में रहती थी। तो देखिए, एंड इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर शी कुड बी एडमायर्ड एंड लव्ड, और वो एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करती थी जहां पर वो उसको एडमायर किया जा सके और उसको शी कुड बी लव्ड। तो यहाँ पर हमें एक ऐसी स्टोरी पता चलती है जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं रिलेट करती है हमें भी लगता है काश काश मेरे पास ये वाली गाड़ी होती ना, मैं बैठ के जाता, गाड़ी पापा लेके देते, बाइक में वैसे काश मेरे पास ये वाली वैनिटी होती, काश मेरे पास ये वाला फोन होता, मैं अपने दोस्तों को दिखाता, हम इमेजिन करने लगते हैं, फिर जब एकदम से बेल बजती देखते हैं अरे मेरे पास तो ये फोन है, तो हमारे जो दिल होता है ना वो टूट जाता है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं सोफी के साथ हुआ, वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस और सिचुएशन से भागने के लिए उसने जो एक अपने लिए एक वेब बनाया ना, और जब वो वेब टूटा तो वो उस दिन उसके लिए वो पेनफुल था। ठीक है बच्चे, इसमें इन द एंड सोफी एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट द यूनिवर्सल ट्रू स्ट्रगल बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। ये जो यूनिवर्सल स्ट्रगल है इमेजिनेशन रियलिटी का वो बीच में आया, वो पता चला। हर फैंटेसीज रिवील यूथफुल ऑप्टिमिज्म एंड होप, बट व्हेन हर इल्यूजन्स क्रम्बल शी इज फेस्ड विद द हार्शनेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक लिमिटेशंस। जब उसका इल्यूजन टूटा तो उसको पता चला सोशल और इकोनॉमिक इल्यूजन्स क्या चीज़ होती है, उसको ये पता चला। द स्टोरी लीव्स रीडर्स थिंकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग ड्रीम्स विद रियलिज्म। ये जब स्टोरी ने बताया कि भाई किस तरीके से हमें अपने ड्रीम्स को बैलेंस करना है और रियलिटी को बैलेंस करना है, एंड हाउ इवन अनअटेनेबल ड्रीम्स कैन शेप अ यंग पर्सन्स इमोशनल वर्ल्ड, और किस तरीके से ये जो ड्रीम्स होते हैं किसी पर्सन के इमोशनल वर्ल्ड को किस तरीके से कंप्लीटली कंट्रोल कर लेते हैं। ये है आपका इसमें। ठीक है बच्चे, इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो है बुटीक, फैंटेसी, एन्चेंटेड, डिसअपॉइंटेड, रियलिटी। ये तो आपको पता ही है। एन्चेंटेड बता देती हूँ, फील्ड विद डिलाइटेड, फैसिनेशन और मैजिक। ठीक, उसके बाद है ग्लैमरस। ग्लैमरस मतलब होता है बच्चे आप लोगों का अट्रैक्टिव, एडमायर यानी कि टू लुक फॉर, रिस्पेक्ट फॉर समवन, ऑप्टिमिज्म, होपफुलनेस एंड कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिकल, कंसर्न विद एक्चुअल फैक्ट्स, इल्यूजन्स यानी कि फॉल्स आइडियाज। उसके बाद आते हैं बच्चे आप लोगों का फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में आप लोगों का आ रहा है इसमें इमेजरी, हाइपरबोले, सिंबोलिज्म, आयरनी एंड पर्सोनिफिकेशन, और इसमें आपको ये चीजें इसमें आ रही है, बट बेसिकली आपके पेपर में इसमें से इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर में से। सोफी इमेजिन्स मीटिंग डैनी कैसी एंड डिस्क्राइब्स इट विविडली। इससे ये पता चल रहा है कि भाई किस तरीके से उसकी इमेजिनेशन को वो कंट्रोल कर रही है। ठीक है, और आपको जो मेन याद करना है वो ये वाला करना बच्चे, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाइपरबोल फॉर द इफ ही कम्स माई लाइफ विल चेंज फॉर एवर। अगर वो आएगा तो मेरी जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाएगी। तो तुम इस पूरे में जो तुम्हारे को मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ तो तुम ये वाला देख लेना। ठीक है, इसके बाद बच्चे थीम क्या है, थीम आपको पता ही है, ड्रीम वर्सेस रियलिटी, यानी कि द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी। Sophie lives in the world of dreams. She imagines meeting Danny Casey, owning a boutique, or becoming famous, while her actual life is ordinary and limited by the social and economic constraints. This contrast shows how young people often escape into imagination while reality bleaks. यानी कि किस तरीके से reality अलग है, imagination अलग है, actual life अलग है, ordinary लोगों की life अलग है, और imagination बिल्कुल अलग है। और आप अगर अपने ड्रीम को और अपनी रियलिटी को एक साथ जोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही पेनफुल होगा। ठीक, एडोलेसेंट ऑप्टिमिज्म एंड एस्पिरेशन। एडोलेसेंट यानी कि यूथ, जैसे आप लोगों को भी कितनी सारी चीजें होती है, ऑप्टिमिज्म तो बहुत अपने आप को लेके। तो सोफी रिप्रेजेंट्स द ऑप्टिमिज्म ऑफ यूथ। हर ड्रीम्स रिफ्लेक्ट हर होप फॉर बेटर एंड मोर एक्साइटिंग लाइफ। Despite repeated disappointments, she continues to imagine a glamorous future, which shows the resilience and ambition in her inherent in teenager। यानी कि यहाँ पर वो जो बार बार एक ही चीज बोले ना, मुझे ये चाहिए, मेरे को बस ये है, वो मेरे से मिला है, वो मेरे को मिलेगा, मेरी लाइफ बदल जाएगी। हमें होता ना काश बस एक बार ये कर ले, वो कर ले, हमारा सब कुछ बदल जाएगा। तो वही चीज उसके अंदर थी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जब एडोलेसेंट यानी कि जो यूथ यंग एज होती है और वो कितनी ऑप्टिमिस्टिक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है, और वो कितनी ज्यादा सपनों से भरी हुई होती है। चलो, देन वी हैव सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, लिमिटेशंस। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ क्लास एंड फाइनेंशियल कंडीशंस कैन रिस्ट्रिक्ट ड्रीम्स। किस तरीके से फाइनेंशियल कंडीशंस और कैटेगरी क्लास ड्रीम्स को रोक सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। सोफी की फैमिली एक वर्किंग क्लास से बिलोंग करती थी। उसकी फ्रेंड जेंसी रिमाइंड कराती है उसको रियलिटी। इनफैक्ट उसका ब्रदर तक, उसका जो भाई है वो तक उसको चीज़ें बताता रहता है, वो भी कहीं जॉब करता है और वो
भी मतलब पूरी तरीके से प्रैक्टिकल पर्सन है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर सोफी किसी को भी समझने की और जानने की कोशिश नहीं करती, वो तो अपनी फैंटेसी वाली दुनिया में ही बहुत खुश है। उसके बाद आता है पावर ऑफ इमेजिनेशन। पावर ऑफ इमेजिनेशन यानी कि सोफी ने अपना एस्केप जोन बना लिया, किसको, अपनी कंडीशन को अपना एस्केप बना लिया उसने इमेजिनेशन से। ठीक है, तो देखिए इमेजिनेशन एक्ट एज अ रिफ्यूजी फॉर सोफे, गिविंग हर कंफर्ट एंड एक्साइटमेंट। उसको उसी से कंफर्ट मिलता था, एक्साइटमेंट मिलती थी, खुशी मिलती थी। वो फैंटेसी डज नॉट कम ट्रू, बट उसकी जो फैंटेसी थी वो ट्रू नहीं हुई। इमोशनल स्ट्रेंथ टू एंड्योर द ऑर्डिनरी एंड डल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, उसको रियलिटी पता चली। एंड द स्टोरी एम्फेसाइज दैट इमेजिनेशन इज एसेंशियल फॉर कॉपिंग विद लाइफ लिमिटेशन। और ये स्टोरी ये बताती है कि इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। किस पर्पस के लिए भाई, आप इमेजिनेशन तो करिए, लेकिन अगर आप जिंदगी की रियलिटी को उस इमेजिनेशन में ले आओगे तो वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करेगी आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ को। Disappointment and emotional growth. The end of the story, where Danny Casey never appears, represents the inevitable disappointment of the unfulfilled dreams. यहाँ पर ये जो डैनी केसी के लास्ट में कभी नहीं आना था ना, वो सबसे ज्यादा ऐसा चीज थी जो डिसअपॉइंटेड थी। थ्रू सोफीज एक्सपीरियंस द स्टोरी शोज हाउ इंडिविजुअल्स लर्न टू फेस रियलिटी, गेन इमोशनल मैच्योरिटी एंड बैलेंस होप्स विथ प्रैक्टिकलिटी। यानी कि यहाँ पर किस तरीके से जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो अलग है, रियलिटी अलग है और इमेजिनेशन बिल्कुल अलग है। बार बार तुम्हें यही चीजें इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये इजी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कर लेना। Danny Casey will meet me by the canal and he will give me his autograph. Then everything will change. कौन कह रही है ये? सोफी कह रही है भाई। Who is speaking this text? Sophie is speaking, expressing her hope and anticipation of meeting Danny Casey. What does the Sophie expect from Danny Casey? She expects him to give her an autograph, which she imagines will change her life and make her famous or admired. जो वो सोच रही थी। ठीक है, उसके बाद है बच्चे, व्हाट थीम डज दिस एक्सट्रैक्ट हाईलाइट? ये एक्सट्रैक्ट क्या हाईलाइट कर रही है? इट हाईलाइट्स ड्रीम वर्सेस रियलिटी, शोइंग हाउ सोफीज इमेजिनेशन कॉन्ट्रास्ट विद द लिमिटेशन ऑफ हर लाइफ। भाई रियलिटी क्या है उसकी और इमेजिनेशन क्या है वही। What literary devices is used in everything will change? इसमें कौन कौन से literary devices यूज हो है मैंने आपको पीछे भी बताया था। hyperbole because Sophie exaggerate the impact of meeting Danny Casey to show her excitement and fantasy। तो वो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बता रही है सबको, मतलब इतना कन्विंस करने की कोशिश करी थी कहीं ना कहीं मानने को लोग स्केप्टिकल हो गए, भाई ये सच तो नहीं कह रही, ऐसा ऐसा हाल हो गया था। ठीक है, ये है आपका इसमें क्वेश्चंस और इसके पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगा डीसी लाइन ऐप पे। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में इतनी ही रखती हूँ। आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर्स भी हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। और भी आपको कुछ पूछना है आप कमेंट में लिख देना। एंड इसके अलावा भी हम बहुत कुछ करेंगे। मैराथन के लिए तैयार होना, तो मुझे लिख देना नीचे, यस मैम वी आर रेडी। और आज के लिए बस इतना ही रखूँगी, जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में।